प्रयोजन, है ना। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पहले ये पढ़ के निकला क्या? देखो, हमेशा पढ़ के अपने को क्या मिला ये पकड़ते रहो। जीने में क्या बदल रहा है, चित्रण बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, विचार बदल रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बदल रही हैं मुझे जो लगती हैं, आप लोग भी देखें यदि और ऐड करें यदि इसमें कुछ और है। एक तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मानव पशु नहीं है ना। चाहे वो कोष गठन भेद से कहा गया हो, है ना, चाहे रूप गुण स्वभाव धर्म विधि से कहा गया हो, मानव चौथी अवस्था है, पदार्थ से भिन्न, प्राण से भिन्न, जीव से भिन्न, है ना। क्योंकि उसमें कोष के रूप में एक नया कोष शुरू हुआ और धर्म और स्वभाव भी बदल गया। तो क्योंकि कई बार अटका रहता है, और इससे ये भी पता चलेगा कि यदि विज्ञानमय कोष मानव से जो जीव अवस्था में जाना है उसकी संभावना बहुत कम है। और क्या चीज़ इससे स्पष्ट हुई माने आपके लिए, और क्रमिक है, पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव और जीव से ज्ञान अवस्था, है ना। एक क्रम से विकास हो रहा है, विकास और जागृति क्रम, जिसमें इसमें लिख रहे हैं श्रम करता है तो प्राण अवस्था का उदय, प्राण अवस्था में श्रम होता है तो जीव अवस्था, जीव अवस्था श्रम करता है तो भ्रमित ज्ञान अवस्था, और भ्रमित ज्ञान अवस्था श्रम करेगा तो विश्राम की स्थिति बनेगी। बढ़िया। अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं, मानव सहज प्रयोजन। अब इसमें ये बता रहे हैं कि मानव सारा जो कुछ भी कर रहा है किस लक्ष्य के लिए कर रहा है, क्या पाना चाहता है, प्रयोजन क्या है। पढ़ना शुरू करें। कि इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है। इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। मानव इसलिए विकसित इकाई सिद्ध हुआ है क्योंकि वह मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण एवं पोषण में सक्षम है। मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले गुण, स्वभाव एवं धर्म का ज्ञाता मानव ही है। मानवेतर सृष्टि में न पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार एवं अनुभूति को मानव में पाया जाता है। यहाँ पर रुक जाते हैं, पूरा नया हो जाएगा। बढ़िया। तो विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो सारा का सारा श्रम जो मानव कर रहा है किस लिए कर रहा है? विश्राम। तो विश्राम, जबकि श्रम को रोका नहीं जा सकता, श्रम तो चालू ही रहेगा। तो विश्राम क्या चीज़ है? हाँ, विश्राम का देखिए सिंपल एक परिभाषा है। श्रम करने पर जिस चीज को पाने के लिए श्रम किया गया, जिस उपलब्धि को पाने के लिए श्रम किया गया, वो यदि उपलब्ध हो जाता है तो वो विश्राम है। क्या परिभाषा है? मानव श्रम करता है किसी उपलब्धि को पाने के लिए, यदि वो उपलब्धि हो गई तो विश्राम है। श्रम और उपलब्धि के बीच में जो गैप है उसी का नाम थकान है। श्रम और उपलब्धि के बीच में जो गैप रह जाता है उसका नाम थकान है, अदरवाइज थकान नहीं है।
तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि श्रम, गति और परिणाम जो विजय भाई बता रहे थे, ये निरंतर रहने वाला है। तो जो विश्राम में आ गया वो भी श्रम करेगा। श्रम की अनुरूप उपलब्धि होगी, इसका नाम है विश्राम। विश्राम पूर्वक श्रम करता रहता है, फिर लगातार उपलब्धि होती रहती है, वो विश्राम में ही बना रहता है। और विश्राम किसको चाहिए? जीवन को। अभी आदमी ने क्या किया, वो शरीर को विश्राम में डाल दिया। पूरी उपलब्धि में, मानव में आजकल जितने भी वाइट कॉलर जॉब हैं, शरीर को थका नहीं रहे और जीवन थका हुआ रहता लगातार अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके जो फाइनली, यदि इसमें फिर जीवन में विश्राम की स्थिति देखेंगे तो क्या थकान क्या है? मन वृत्ति के अनुरूप नहीं चल रहा है। ये जो आपस में इनमें जो झगड़ा चलता रहता है, सही क्या है, गलत क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो अभाव की स्थिति बनी रहती है, ये थकान है बेसिकली। तो इनका एक सूत्रित हो जाना फिर विश्राम है। तात्विक रूप में देखेंगे तो ऐसा है, व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो ऐसा है। तो मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए है। हम जीवनगत विश्राम चाहिए। ये जो थकान, एक्चुअली अभी भी घर में भी जो आदमी काम से नहीं थक रहा है, मैं ही रोटी बनाती रहती हूँ, ये देवरानी सोती रहती है, ये थकान हो रही है। हाँ, ये केवल मंदिर में ही बैठी रहती है, ये थकान है। ये उपलब्धि हो गई, उसके बाद भी श्रम को जारी रखना होशपूर्वक। नहीं, वो होता ही रहता ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। श्रम रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने से इसीलिए श्रमशीलता बनी रहेगी। केवल लगातार उपलब्धियां होती रहेंगी। ज्ञान का इतना ही मतलब है, क्योंकि उसको फल कैसे आएगा वो नियम की जानकारी हो जाती है। इस जो अपन ने पहले देखा था ना, कर्म के अनुसार फल, तो उसको पता ही रहता है कि यही फल, ये करेंगे ये फल आएगा, वो आता ही रहता है। इसलिए वो विश्राम में लगातार बना रहता है। जैसे मैं मोटा उदाहरण देता हूँ, किसी ने नीट की तैयारी की 2 साल और पास हो गया, थकान होती है क्या? नहीं होती। नहीं, यही है, पूरा जीवन इतना ही है। श्रम और उपलब्धि के बीच का गैप ही थकान है, बस। या इंटरनल जो घर्षण चल रहा, फिर वो थकान है। विचारों में, चित्त में, चित्त और वृत्ति के बीच में, बुद्धि, चित्त और वृत्ति और मन के बीच में, ये थकान है जी। तो इसको हम श्रम गति परिणाम के साथ भी जोड़ के समझ सकते हैं कि जो परिणाम है वो अमरत्व है, जो गठन पूर्ण है वो पूरा श्रम जो है वो विश्राम के लिए, जिसको क्रिया पूर्णता कहा है, और क्रिया पूर्णता के बाद गंतव्य है आचरण पूर्णता के लिए। तो वो जो गति है श्रम के बाद जो आपने कहा, तो वो भी श्रम वहाँ पे शुरू ही रहेगा अल्टीमेटली आचरण पूर्णता तक पहुँचने के लिए। ऐसा बोल सकते हैं कि मूल चेष्टा की वजह से श्रम गति परिणाम, श्रम वो गति तो है, लगातार चलते रहेंगे एकदम। बिल्कुल केवल उपलब्ध ऐसा श्रम होने लगेगा कि ज्ञान का मतलब है कि हम जो हमें पहले ही पता रहता है श्रम करने से उपलब्धि क्या होगी, बस उस अर्थ में निरंतर सुख शांति संतोष आनंद की। जैसे उसको मोटा उदाहरण लें, एक संबंध में मैं स्नेहपूर्वक व्यक्त होता हूँ, उसके जो फल परिणाम आते हैं उससे तृप्त रहता हूँ कि मैं स्नेह को कर पाया, है ना, पहली तृप्ति। मेरा बच्चा भी इस योग्य हो गया, वो भी स्नेह विश्वास पूर्वक जीने लगा, इस फल परिणाम को देख के मैं तृप्त रहता हूँ। दूसरे परिवारों को सहयोग करता हूँ, वो भी ऐसा जीने लग गए। इतना ही कहानी है। बढ़िया। अब एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय, अखंड समाज संज्ञा है। एकत्र होने का मतलब केवल इकट्ठा करने के नहीं कि इकट्ठा हो गए और फिर ताश खेल रहे हैं, है ना। जागृति के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में एकत्र होना और उनका बना रहना, इसको अखंड समाज की संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। अखंड समाज है, इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे में सार्वभौम व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? जो 5 स्वरूप हैं, उत्पादन की, स्वास्थ्य की, न्याय की, शिक्षा की,
विनिमय की ये सुलभता हो जाती है। इससे पता लगता है कि हम अखंड समाज के रूप में एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। कुछ लोगों को उत्पादन के अवसर प्राप्त नहीं है, किसी का श्रम मूल्य का शोषण हो जा रहा है, किसी को स्वस्थ रहने के लिए अवसर प्रदान नहीं है, किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो इसका मतलब है अभी अखंड समाज नहीं बना। अब संगठन होने के लिए 3 साम्यताएं चाहिए: कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और उसको निर्वाह करने के लिए कार्यक्रम की भी साम्यता चाहिए, तभी वो संगठन सफल होगा। क्यों? क्योंकि अकेले में कोई कार्यक्रम, व्यवहार, उत्पादन ये सिद्ध होता ही नहीं है। साम्यता माने कॉमनलिटी, सिमिलर, वो कॉमन होना पड़ेगा, वो सेम होना पड़ेगा हमारा। तो भैया, हाँ, कारण क्यों हाँ, क्यों करना है इसको, तो कारण क्या है? जैसे स्कूल खोला, क्यों खोलना है भाई? हाँ, तो यहाँ साम्यता बता रहे, वो मानव लक्ष्य के अर्थ में ही है ना? मानव लक्ष्य के अर्थ में। मानव लक्ष्य के अर्थ में काम करेंगे तो ही सभी में साम्यता है। नहीं तो आती ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात कह रही है विलास बहन। देखो, पति पत्नी में भी जब तक अस्तित्व सहज नियम के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में नहीं चलेंगे, कॉमन हो ही नहीं पाता। इसीलिए कहा सही में एक और गलती में, क्योंकि दोनों की मान्यताएं एक होंगी नहीं जब तक वो दोनों सही से अलाइन नहीं हो जाएं, तभी एक हो पाता, नहीं तो हो संभव ही नहीं है। तो जो हम बात में जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, जनरेशन गैप नहीं है, समझ का गैप है। क्योंकि पति पत्नी तो एक ही जनरेशन के हैं, 2 भाई तो एक ही जनरेशन के हैं, भाई बहन तो एक ही जनरेशन के हैं, तो उनमें तो गैप है। तो किस बात का गैप है? समझ का गैप है। सारा गैप समझ का। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो सही में ही एक हो पाएंगे, नहीं तो मान्यताएं एक होती नहीं है। बढ़िया, हाँ, ऐड करो। तो इसमें है ना, एक्चुअली पर्पस, पोटेंशियल और प्रोग्राम में जो कारण साम्यता है ना, तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन कारण साम्यता है ही, क्योंकि बुद्धि और आत्मा सभी में सेम पोटेंशियल है, मीन्स के कारण सभी में सेम ही है, तो वो कारण साम्यता बाय डिफ़ॉल्ट है। और लक्ष्य साम्यता, हमको ऐसा लगता है कि लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य अलग है, सामने वाले का लक्ष्य अलग है, लेकिन लक्ष्य भी फिक्स है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र। हम अनजान है, इसलिए हमें पता नहीं कि हमको ऐसा लगता है कि लक्ष्य साम्यता बनाना है। तो ये 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, सिर्फ हमारा समझना बाकी है कि कारण साम्यता और लक्ष्य साम्यता है ही। फिर उससे जैसे हम इकट्ठा हुए हैं तो कार्यक्रम साम्यता निकलती है। जैसे हमारे ऊपर काम करना है, परिवार पे, समाज पे जो भी कार्यक्रम बनना है, तो जहाँ जहाँ स्पष्टता चाहिए तो हम सब मिलके उसके लिए कार्यक्रम बना सकते हैं। तो ऊपर के 2 तो है ही, हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हमको लगता है कि सबका लक्ष्य अलग है। लक्ष्य साम्यता है ही, कारण साम्यता है ही, कार्यक्रम साम्यता हम बना सकते हैं। ऐसा मैं थोड़ा बहुत बढ़िया। मतलब कार्यक्रम सफल तभी होंगे जब ये कारण साम्यता और लक्ष्य साम्यता को हम पहचानेंगे। हाँ, ऐसे अस्तित्व सहज तो है ही, लेकिन वही हम उससे अलाइन हो पाएंगे तो ही हम कार्यक्रम में सफल होंगे, नहीं तो असफल होंगे। तो जागृति का इतना ही मतलब है कि जो है उसको पहचान लेना, तो होने के रूप में बनी हुई है कार्य। लेकिन अब जब 2 भ्रमित लोग साथ में आते हैं तो उनका कारण कुछ और होता है। साथ में आने का, उनका साथ में आने का कारण है सुविधा संग्रह, फिर लक्ष्य भी अलग हो जाता है, इसलिए वहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही, तो तभी जाके वो मैच होगा। बढ़िया। नहीं, वो तो स्पेलिंग का सेम ही है, मानव के अलावा। इतर माने अलावा, मानव के अलावा है ना, सेम। बढ़िया, आगे पढ़ सकते हैं। कुछ है जी? आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता से सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। अखंडता मतलब अखंडता, सार्वभौमता, सहसूत्रीय व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन। सामाजिकता मतलब संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाही सामाजिकता है। आवश्यकता मतलब निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति
यानी जो समझदार परिवार में निर्धारित होता है, इसके प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में है। समुचित साधन मतलब मानव की परस्परता में व्यवहार प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित समृद्ध एवं जागृतिपूर्ण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर पोषण समाज संरक्षण व समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन है। प्रयोग यानी मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयासी प्रयोग है। उत्पादन मतलब प्रयोगों को सामान्यकृत करने हेतु विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है, जिसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती ही है। अर्थोपार्जन मतलब प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता ही सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन संज्ञा है। उपयोग मतलब उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन मतलब उत्पादन दो भेद से होता है, सामान्य आकांक्षा से अथवा महत्वाकांक्षा से। सामान्य आकांक्षा मतलब आहार आवास एवं अलंकार में प्रयुक्त वस्तुओं को सामान्य आकांक्षा संज्ञा है। महत्वाकांक्षा मतलब दूरदर्शन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को महत्वाकांक्षा संज्ञा है। सदुपयोग मतलब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ को नियोजन सदुपयोग है। प्रयोजन मतलब जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन प्रयोजन है। व्यवहारिकता मतलब मानवीय पूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। बढ़िया। तो इसमें कह रहे हैं कि फाइनली सामाजिकता के लिए आवश्यकता है, सामाजिकता का निर्वाह करना है ना। मेरे बच्चे हो गए हैं, माता पिता हैं, चाचा ताऊ हैं और भी पड़ोसी हैं जिनके साथ उत्पादन करता हूँ, मिलना जुलना है। इस सब के लिए ही साधनों की ज़रूरत है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो सामाजिकता के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है, अकेले के लिए ज़रूरत नहीं है। अकेला तो आदमी बोलेगा मैं पेड़ के नीचे भी रह लूँगा, मैं गुफाओं में रह लूँगा, है ना, मैं हिमालय पे भी रह सकता हूँ और अपना कंदमूल खा के काम चला लूँगा। लेकिन सामाजिकता के लिए साधनों की आवश्यकता है। तो साधन क्यों चाहिए? सामाजिकता के निर्वाह। क्या निर्वाह करना साधन से? तो इतना बस, शरीर का पोषण और संरक्षण और समाज गति, मूवमेंट समाज में, है ना। एक वस्तु कहीं पे गेहूं पैदा हुआ, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो समाज गति के लिए, शिक्षा के लिए मूवमेंट, स्वास्थ्य के लिए मूवमेंट, न्याय के लिए मूवमेंट, इस सब के लिए समाज गति को बनाए रखने के लिए यहाँ से साधन की समुचित साधन को डिफाइन किया। नहीं तो साधन की पता ही नहीं चल रहा है कितना साधन चाहिए। तो शरीर पोषण संरक्षण और सामाजिकता, समाज गति को बनाए रखने के लिए साधन की ज़रूरत है। उसको कैसे पैदा करते हैं? प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करके हम उसमें उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित करते हैं। जैसे ये लकड़ी की, ये पेड़ था, पेड़ से लकड़ी ली, उस पर कुछ श्रम नियोजन किया और इसको और उपयोगी बना दिया, है ना। चेयर को उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित किया। ये इतना प्रोग्राम है। तो सामाजिकता से आवश्यकता आई। अब उससे प्रयोग और उत्पादन, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं या उत्पादन करते हैं। उससे अर्थोपार्जन है, उससे उपयोग सदुपयोग और प्रयोजन है, और इसी से व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता से मानवीयता है, और मानवीयता से अखंड समाज है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में ही सामाजिकता सार्थक है। सामाजिकता समुदाय के अर्थ में सार्थक नहीं है, सामाजिकता अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है, जब हम पूरी धरती पर अखंड समाज के रूप में मानव को पहचान लेते हैं। और अब उत्पादन के दो भेद किए, सामान्य और आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं। तो जो समाज गति के लिए है वो है दूरगमन, दूरश्रवण, अभी इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन समाज गति के लिए है। शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए सामान्य आकांक्षाएं पर्याप्त हैं, आहार आवास और अलंकार। लेकिन इनका उपयोग काय पे होगा? शिक्षा के लिए उपयोग होगा,
है ना। जैसे अभी शिक्षा में गजब परिवर्तन है चैट जीपीटी और इससे आने से। टीचर्स के पास जितनी इन्फॉर्मेशन रहती थी, अब बच्चा चाहेगा तो टीचर से कई गुना ज़्यादा उसके पास हार्वर्ड के टीचर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा ज्ञान, तो जो ज्ञान नहीं कहना चाहिए, जिसको कहना चाहिए सूचना, अभी हम सूचना को ज्ञान बोल रहे थे, अधिकतर हमने सूचना को ज्ञान माना, जबकि सूचना जो है वो मन के लेवल पर है, इन्फॉर्मेशन। सूचना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बुद्धि के लेवल पे, बुद्धि और आत्मा के लेवल पे है। बोध और अनुभव के रूप में। इसलिए लोग बोलते रहते हैं भैया सबको ज्ञान है, सब गलती करते रहते हैं जानबूझकर। जानने की क्रिया बुद्धि के लेवल पर है, जानने से कम में ज्ञान नहीं है, जानना ही ज्ञान है। तो लोग सूचना रहती है और गलती करते रहते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है, उनको पता है, सूचना के रूप में पता है, लेकिन जीवन जो है वो सूचना से ऑपरेट नहीं करता है, जीवन चित्त से ऑपरेट करता है, इच्छा से। इसलिए सूचना होते हुए हम गलतियां करते रहते हैं, जानबूझ करके गलती नहीं करते हैं, लेकिन हम अभी सूचना को ही जानना बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं देखो इसको तो पता था चोरी नहीं करना चाहिए, इसको पता था एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, पता था माने सूचना थी, है ना। लेकिन उसको तो लगता है इसी से दूसरों का पैसा, बिना श्रम के दूसरों का पैसे से ही सुखी होऊंगा, संग्रह से, तो उसको पता है चोरी नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, वो तो करेगा क्योंकि उसको सूचना है इधर। अभी तो सूचना में तर्क भी नहीं लगाया है उसने, निष्कर्ष नहीं निकला सही है कि गलत है, ऐसा फंसा हुआ है। पेरेंटिंग में भी ऐसा ही है। हाँ, हम लोग वही कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, अवेयर। बाकी जो मन के लेवल पर होता है, चिंतन पे लेवल। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना समझदार लोग परेशान रहते हैं। एक बार मैंने लोगों से पूछा कि भैया इतना प्रचलित कैसे है ये बात कि समझदार लोग परेशान रहते हैं, इतना प्रचलन में है ना ये। तो मैं एक बीनू भाई मांडवी जी हमें सब मेरे को ले जाते हैं सबके पास पकड़ पकड़ के भैया, तो एक आयुर्वेद के प्रोफेसर के साथ में मीटिंग कर रहा था सूरत में। तो मैंने पूछा कि भैया समझदार लोग परेशान रहते हैं कि ना समझ, तो नेचुरल उत्तर है समझदार लोग परेशान रहते हैं, है ना। फिर मैंने बोला आप लोग तो समझदार हैं कि ना समझ? समझदार हैं, है ना। और जबकि उनका तो बिजनेस ही यही है, ना समझ को समझदार बना, टीचर का काम ही है, टीचर आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर है ना। फिर मैंने कहा अच्छा सोच के देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि समझदार आदमी, इतना प्रचलन है ना ये। तो काफ़ी सोचने के बाद एक प्रोफेसर साहब बोले भैया देखो मुझे पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मुझे पता है युद्ध चल रहा है यूक्रेन रसिया के बीच में, है ना, मुझे पता है लोग सुविधा संग्रह के पीछे दौड़ रहे हैं, मुझे पता है कि डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। ये जो ऑटो चला रहा है ना भाई बाहर, इसको ये सब पता ही नहीं है, आराम में है। मैं समझदार हूँ इसलिए परेशान हूँ, है हाँ। तो कितना बढ़िया है, समझदार हूँ इसलिए परेशान है, जिसके पास समझ नहीं है वो बढ़िया खुश घूम रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ समझदार आपके पास इन समस्याओं के सलूशन है, युद्ध को कैसे रोक सकते हैं, डाइवोर्स रेट कैसे कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करेगी, तो उत्तर है आपके पास कैसे इसको ठीक करना है? बोले नहीं। तो मैंने कहा समझदार किसको कहते हैं? जिसके पास प्रॉब्लम की लंबी लिस्ट है या जिसके पास सलूशन है? तो बोले सलूशन है। तो मैंने कहा तुम अपने को समझदार क्यों कह रहे? तुम्हारे पास तो प्रॉब्लम की लंबी लिस्ट है और इसी में तुम अवेयर करना चाहते हो बच्चों को, इसलिए बच्चे उससे अवेयर नहीं होना चाहते, वो भाग जाना चाहते हैं। तो ये समझ में आया कि हमारे पास अभी हमने किसको समझदार बोल रहे हैं? जिनके पास प्रॉब्लम की लंबी प्रॉब्लमदारी हुआ है। हाँ, तो ये समझ में आ गया वो समझदार नहीं है। सूचना समझदारी नहीं है, ये सूचना वृत्ति के लेवल पर निष्कर्ष आके चित्त के लेवल पर निरंतरता को पकड़ के बुद्धि के लेवल पर वेरीफाई होके तब ज्ञान में कन्वर्ट होती है। और ज्ञानी समझदार आदमी सुखी ही रहता है हमेशा, है ना। तो ये एक तो ये पकड़ में आया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आवश्यकताओं का सामान आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं,
सदुपयोग और प्रयोजन, इसको पहचानना पड़ेगा। तो साधन की सारी चीज़ें इसके लिए हैं, है ना। इसमें हम उपयोगिता और कला मूल्य को लगाते हैं। शरीर पोषण और संरक्षण के लिए साधन की ज़रूरत है और समाज गति के लिए ज़रूरत है। बढ़िया। इस समय में ये थोड़ा वृत्ति और चित्त को जागरूक कैसा किया जाए, क्योंकि यही तो थोड़ा सा मतलब कुछ सोचना है क्या उसको जागरूक करने के लिए, इससे थोड़ा छुट के आगे चले जाए थोड़ा। देखो, मन का प्रत्यय, इसीलिए लिखा है चेतना बहन ने इसको कि भैया इसको बना दूंगा, आप बार बार मन वृत्ति चित्त बोलते रहते हो। साक्षात्कार की घटना घटने से मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति के लिए होता है, न्याय के लिए होता है। मन 3 तरह से सुख को भोग रहा होता है। सुख चाहिए इसको, तो रुचि में निरंतरता नहीं है। सुख तो है, क्षणिक है। सुख तो मिलता है रुचि में, नहीं तो अच्छा खाना क्यों खाऊंगा, मज़ा नहीं आ रहा है तो पैसे जेब में से पैसे निकाल के खाने जा रहा हूँ, है ना। तो सुख है, और रुचियों में सुख है, इसलिए शरीर को हम बनाए हुए हैं, नहीं तो शरीर ही नहीं बना रहेगा, है ना। तो क्षणिक है, लेकिन इससे बड़ा सुख जब तक नहीं मिला तब तक मेरी इसी से काम चलाना मेरी मजबूरी है। इसलिए अपना पैसा खर्च करके मैं लेह लद्दाख और कश्मीर, और जबकि डर है इतना, फिर भी जा रहे हैं, है ना। अब तो हवाई जहाज में बैठने से भी लगेगा थोड़ा। मैंने रिस्क लेके अपना पैसा खर्च कर रहा है आदमी, रिस्क ले रहा है और फिर भी घूम रहा है, क्योंकि मज़ा तो आता है उसको, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होती है। लेकिन दूसरा, उससे बड़ा दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी मजबूरी है। उससे बड़ा है मूल्य, लेकिन मूल्यों का होता है साक्षात्कार, क्योंकि मूल्य आँख से दिखाई नहीं देते, है ना। ज्ञान गोचर है ना मूल्य। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पहले विचार में निष्कर्ष आना पड़ता है। ये जो अपन पूरी चर्चा कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे ये विचार आएगा, मूल मूलक जीना ज़्यादा तृप्तिदायक। ये विचार आएगा, विचार से जीना नहीं आएगा। ये इसीलिए निष्कर्ष आ गया तो फिर इच्छा बनेगी, चल यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसको ऐसा जीने का ट्राई करके देखते हैं। मूल मूलक, उसमें कई बार वस्तु का नुकसान होता है। मूल मूलक जीने में कई बार वस्तु का आदान प्रदान, क्योंकि मूल्य बड़ी चीज़ है ना, तो गुरु में छोटा नियंत्रित होता है ना। तो उसको जब जीने जाते हैं, अर्थात पत्नी अब कह रही थी कि यहाँ घूमने जाओ, मेरा मन तो था समुद्र पे जाना, उसने कहा नहीं पहाड़ चलेंगे, तो एक बार छोड़ देते हैं, इसके साथ चलना शुरू करते हैं। ये जो क्या कर रहा है, वो अपनी रुचि को दूसरे की रुचि के लिए छोड़ रहा है, अभी मूल्य के लिए नहीं। और उससे क्या होगा कि एक संबंध होगा, कुछ चर्चा होगी, ये अभी इसके लिए कर रहा है। हो सकता है कि एक बार इसके साथ पहाड़ चले जाएंगे, तो हो सकता है अगली बार शिविर के लिए हाँ बोल दे, यार मैंने भी तेरे को बोला, अभी तू भी चल, है ना। तो बहुत सारा ऐसा हम करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे आप पाएंगे मैंने अपनी रुचियों को छोड़ दिया है, छूट गई हैं वो, है ना। तो फिर मैं इसने एक सहयोग, उसका जो शिष्ट मूल्य है ना, उनको देखेंगे तो हम शिष्ट मूल्य, लोगों का सहयोग करना, इस सब पे काम करते हैं। इससे अपने में एक तृप्ति पता चलती है, और ये पता लगता है कि नहीं, ये वाली जो चीज़ है ये वास्तव में ज़्यादा दीर्घकालीन सुख देती है। तो इसको फिर मैं बार बार प्रयास पूर्वक करता हूँ। करना कैसे है, ये प्रयास पूर्वक। आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस आएंगी, मूल्य मूलक क्यों कि रुचि मूलक। उसमें आप प्रयास पूर्वक मूल्य को वरीयता दोगे, ये अभ्यास लगेगा। कब दोगे, जब पहले विचार में, तर्क में, स्मृति में ये पहुंच जाएगा कि हाँ ये उचित है, ये ज़्यादा ठीक है। ये स्मृति में आने के बाद आप मूल्य को वरीयता दोगे। जैसे ही आप मूल्य को वरीयता दोगे और उसको करके देखोगे और ये दीर्घकालीन सुख देगा, तब इसका सुख छूटने लगेगा या नियंत्रित होने लगेगा। इस प्रक्रिया के बिना नहीं होगा। इसलिए इसी को बाबा कह रहे हैं, व्यवहार, इसको पाने के लिए व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा। यदि व्यवहार अभ्यास किया तो ये शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे भाई से किसी बात पे झगड़ा हो गया, है ना, अब हम बड़े भाई हैं, जब ये बोलेगा तो ही बात करेंगे। अब अपन उसको ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों, समझ में आ गया यार मूल्यों को इस प्रधानता देनी है ना।
तो मैं अब प्रयासपूर्वक, मन नहीं हो रहा। कौन बोल रहा था कि एक बार भी किसी ने शेयर किया था कि मन तो बहुत हुआ कि जाके बोल दूं सॉरी। हाँ, आपने, नरेश भाई ने शायद शेयर किया था ना, है ना, कि मन तो बहुत हुआ सॉरी बोल दूं, लेकिन कितना मुश्किल काम है ये। उनको पता है जो ट्राई मारता है, इतना आसान नहीं है ये। ऐसा लगता है कि एक बार सॉरी बोलूँगा तो बार बार ऐसे ही चाहेगा, मेरे को दबा के रख देगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, बहुत सारे समस्या है। उसकी जगह यदि मूल्य को हम पहचान लेते हैं तो फिर हम धीरे धीरे करके देखते हैं, उससे जो सुख मिलता है वो, तो इस विधि से चित्त में फिर उन सुख का साक्षात्कार हो जाता है, उस स्नेह का, विश्वास पूर्वक जीने का। तो जीवन में तो केवल उसको जो फीलिंग आई ना वो रहती है उसके साथ। तो ये मूल्यों के साथ जीने की जो फीलिंग आने लगती है, बार 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 आप करोगे तो वो आपका स्वभाव होने लगता है। ये डिजाइन है उसको शिफ्टिंग की। इसके लिए कि आपका इसमें इच्छा बन जाए, इसके लिए इतना तर्क को विश्लेषण कर रहे हैं। लक्ष्य मूलक, ये जो बताया ना, लक्ष्य साम्यता, फिर समाधान, समृद्धि, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, इस लक्ष्य के लिए अभी मैं कर रहा हूँ केवल मूल्यों के लिए संबंध में, फिर हमारा वो अखंडता में काम करने का, उसका सुख निरंतर है। तो क्षणिक, दीर्घकालीन, और ये दीर्घकालीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव जो संबंध है ना, उस शरीर के साथ ही रहता है, उसके बाद छूट जाता है, इसलिए ताउम्र रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, तो वो निरंतर वाला है। तो इस प्रक्रिया में अपन, तो जीवन को अभ्यास होना है उसका, उस सुख का पता नहीं है अभी। आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो, यानी कि मैं जो समझी हूँ वो, कि आप बोले कि जो अध्ययन कर रहा है तो फिर उसको रुचि मूलक में नहीं वो रहेगा, तो घूमने जाना है तो उसकी पत्नी का मन है तो वो उसके साथ जाएगा, क्योंकि मूल्य को आप क्या बोले, प्रधानता दे रहे हैं। हाँ, वो प्रधानता दे रहे हैं, संबंध को वो पहचान रहा है कि यतित्व सतित्व के साथ मुझे जीना है। तो रुचि मूलक वाला तो उसके लिए गौण है, लेकिन वो मूल्यों में जीना चाहता है प्रधान, तो ही उसमें विश्वसनीय का भाव बना रहेगा। यही डिजाइन, बराबर, तो ही उसको ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार हुआ। हाँ, और क्या, कुछ लेवल का तो माने अब साक्षात्कार क्रम से कई बार करते करते साक्षात्कार में हो गया निरंतर, तो धीरे धीरे इसकी निरंतरता होने लगेगी। चित्त में जो है वो निरंतर वस्तुओं की पहचान होती है, तो धीरे धीरे निरंतरता आएगी, बट पहले प्रयास करके उसको चेक करता रहेगा। तो ये मैंने स्थूल एग्जाम्पल लिया जहाँ अपनी रुचि को छोड़ के दूसरे की रुचि में जा रहा है, बट फाइनली उसको भी मूल्य तक लाने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल उससे को रुचियों के साथ तोड़ा रहा है, उसके साथ फिर बहुत सारा चर्चा भी होगी, डायलॉग भी होगा, ये सब चलेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये इसको पहचानना चाहिए। उदारता और व्यवस्था में इतना ही अंतर है। मजबूरी में जाने से वो फल परिणाम नहीं आता है। क्यों? वो आपकी मजबूरी बार बार आप बताते रहते हो, देख तेरी वजह से आ गया, देख कितना खराब है, कहाँ अच्छा लग रहा है, बोलती तू नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा था। इसलिए मजबूरी से मामला नहीं चलेगा। ये जो रुचि को छोड़ दिया और उसके साथ आप लग रहे हो, दोनों में अंतर है, पता चलता रहता है। मजबूरी मजबूरी है जी। सूचना और ज्ञान में जो मैं समझता हूँ कि बिजली के तार को छू लेना वो सूचना है। अगर एक आपने छू लिया ना और जो ज्ञान आ गया ना, हाँ, तो बस वही, बस ऐसे ही है, उसका साक्षात्कार हो जाता है फिर वो सपने में भी नहीं छूता है। ऐसे ही है, ऐसे ही जीने में मूल्यों का साक्षात्कार होता है, तो सपने में भी गलती नहीं करता, वो मूल्यों को ही चुनेगा, रुचि को नहीं चुनेगा। सपने बदल जाते हैं लोगों के, क्योंकि सपने कौन देख रहा है? मैं। तो जो फैक्ट्री डाल रहा होता है उसको सपने में यही लगता है आज फैक्ट्री लग गई है ना। जो मूल्यों का देखता है उसको उसी के सपने आते हैं। ऐड कर दूँ सिर्फ, सतीश भाई से ही बात हो रही थी, हम जो बोल रहे थे कि जो निष्कर्ष हमारे निकलते हैं वो साथ में चलते हैं, तो भैया ने यहाँ पे वही ध्यानाकर्षण दिलवाया जिसको हम संस्कार भी कहते हैं। संस्कार इधर ये साथ, यहाँ से साथ जाना शुरू है। बिल्कुल, ये साथ यहाँ पे बनता है संस्कार, बुद्धि के लेवल पर। ज्ञान संस्कार है, जान लिया वो संस्कार है, और जिए बिना ज्ञान होता नहीं है। इसके ये व्यवहार अभ्यास के बाद बुद्धि में अवधारणा बनती इधर, उसी का नाम संस्कार है, उससे संकल्प आता है।
ये प्रक्रिया है। मतलब रुचि मूलक जब हम जी रहे हैं उससे मूल्य कुछ अच्छी चीज़ है। हाँ। और अल्टीमेटली लक्ष्य मूलक को हमने स्वीकारा, वो निष्कर्ष अगर हमारे पास जीने में आ गया। हाँ। तो वो हमारे साथ संस्कार के रूप में, समझ के रूप में चलते हैं, जो निरंतर चलेंगे। यानी भैया ने जैसे कहा कि मूल्य मूलक जो है वो एक शरीर यात्रा तक रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो संबंध है वो एक शरीर यात्रा तक का है। लेकिन जो लक्ष्य मूलक है वो निरंतर अपने साथ चलता है, चाहे वो सशरीर है कि अगली शरीर यात्रा में है। वैसे ही वृत्ति में जो न्याय के अनुरूप जीने की जो हमारी चाहना या फिर हमारे निष्कर्ष बन जाते हैं, और अस्तित्वगत वास्तविकताओं के आधार पर जो हमारे चित्रण जो बनते हैं वो निष्कर्ष के रूप में मेरे साथ चलते हैं, और वही निष्कर्ष जो है वो संस्कार के रूप में अगली शरीर यात्रा में चलते हैं, साथ में आते हैं, और उसी के आधार पर प्रवृत्तियाँ दिखती है सब में। तो हम जो बोलते हैं कि एक ही घर में एक ही वातावरण और एक ही माँ बाप से जो बच्चे हैं उनकी प्रवृत्तियों में हमको फ़र्क दिखता है। ये जो फ़र्क है ये यहाँ का है, ये निष्कर्षों का है। उसके आधार पे उनकी प्रवृत्तियाँ जो है हमको दिखती है कि वो अपना तन मन धन लगा वहाँ पे रहे। उनके पास धन तो नहीं है, लेकिन तन मन तो उनका जो बच्चों का है, मतलब प्रवृत्ति के रूप में हम देख ही सकते हैं। और अपने आप को भी देख सकते हैं कि हमारे पास भी काफ़ी सारा स्कोप था ही कि हम भोग के इसमें ही चले जाए और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह जी ही सकते थे। लेकिन वहाँ पे नहीं जाके क्यों ये जो है वो हमने चूज़ किया, तो वो प्रवृत्ति के आधार पे और ये संस्कार जो निष्कर्ष के रूप में हम में बने हैं, उस वजह से ही हम इस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और इस तरफ अपनी प्रवृत्तियाँ जो है वो हम लोग आगे चलते हैं, उसमें परिमार्जित होती है प्रवृत्तियाँ। जो हम कल चर्चा कर रहे थे ना, तो अभी ये आया तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा बिल्कुल। तो एक बाबा जी ने आगे लिखा भी है कि पूर्व संस्कार के साथ हम सब होते ही हैं, उसके साथ एक वातावरण और अध्ययन, ये तीन होने से नए संस्कार जो है वो बनते हैं। तो पहले जब तक हमारा खुद का वातावरण नहीं बनता है, तब तक ऐसा कोई वातावरण जहाँ से हमको सतत वो दबाव या वो मिले कि इसको ही सोचना है, इस तरह से ही हमको जीना है, अध्ययन में आगे बढ़ना ही है। तो जब तक अपना वातावरण नहीं बन जाता है तब तक ये वातावरण की ज़रूरत है। और स्कूल में ये ज़्यादा फेस करते हैं हर टीचर, क्योंकि उनको ये प्रवृत्ति के हिसाब से स्वभाव बच्चे का रहता है अलग अलग। बिल्कुल। तो फिर उसमें भी उनका वो देखते, इसका मूल्यांकन करते, इसका मूल्यांकन करते, तो वो टीचर भी खुद दुखी रहते हैं उसी का। टीचर अगर उस स्पष्टता के साथ होगा तो पता चलेगा कि उसके संस्कार के आधार पर उनकी प्रवृत्तियां चल रही है, तो वो अपने आप में शांत रहेगा और उनके लिए वो अवसर खड़ा कर पाएगा। सही है। कि उनको सही की और ध्यान आकर्षण करवा पाए। इसीलिए शिक्षक और माता पिता को इस यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। जो वातावरण भी बोल रहे हैं वो ऐसा कि जो एक जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो भी कुछ गुणों के साथ है ही, जो हम परिचय शिविर में सुनते ही न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, तो कैसे वो न्याय प्रदायी क्षमता के साथ पहुंच जाए। तो अगर वो वातावरण घर में मिलता है तो वो बच्चा वहाँ तक पहुँच पाएगा, साथ ही स्कूल में मिलता है तो वो कर पाएगा। तो वो वातावरण भी अगर हम खड़ा कर पाए तो जो आने वाला बच्चा है वो सही समझ के साथ आगे बढ़ेगा ही, और अपने जो पुराने संस्कार है उसमें नए संस्कार ऐड होंगे ही। ऐसा आप जो बोल रहे हैं सत्यवक्ता न्याय का याचक, ये व्यापक का गुण उसमें है, ऐसा ही समझे ना? बाय नेचर या कि व्यापक का ही प्रभाव है, प्रभाव नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें होने से ही ये है। हाँ, मतलब व्यापक को जब हम देखते हैं तो व्यापक में कहीं पे वो ऐसा नहीं है कि नहीं इनको मूल ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त हो जाए, इनको कम हो जाए, सेम है सब में। है ना? ऐसे जो हम न्याय जो बंटवारा के रूप में समझते हैं उसको लेके मैं अभी बोल रही हूँ, है ना? तो वो जो है वो एक समान सब जगह पे है ना? और सभी जगह पे जो भी व्यवस्था हमको दिखती है, व्यवस्था का स्वरूप वो मूल ऊर्जा में होने मात्र से ही है। पूरी प्रकृति में जो भी दिखता है तो सभी जगह पे उपयोगिता पूरकता है, तो उसी अर्थ में न्याय है। तो कैसे मानव भी है वो खुद समझ ले अपनी व्यवस्था को और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए वो अधिकारी बन जाए, तो इतना ही करना है।
तो वो अगर वातावरण मिल जाता है तो बच्चा भी जो न्याय का याचक था वो न्याय प्रदायी क्षमता के साथ हो जाता है, मानव के साथ संबंध पूर्वक जी सकता है और प्रकृति के साथ पोषण पूर्वक जी सकता है, उपयोगिता पूर्वकता के साथ जी सकता है। यानी क्षमता तो है ही इसमें, बिल्कुल, सिर्फ हमें वातावरण ही क्षमता के रूप में तो ये शक्तियाँ हैं ही हमारे पास, और वो अक्षय बल शक्ति है। सही। अब उसका यूज़ जो भैया बार बार ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं कि जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है उसको लगाना किस तरफ है। अगर विकास की ओर लगाया तो वो सुसंस्कार या फिर संस्कारों में और एडिशन होगा, वरना वो है ह्रास की तरफ जाएगी जो कुसंस्कार है। सर, मन की जो आस्वादन क्रिया है उसमें रुचिमूलक, मूल्यमूलक और लक्ष्यमूलक। रुचिमूलक क्षणिक है, मूल्यमूलक दीर्घकालिक है, निरंतर है। और जो जीवन है वो निरंतरता ही चाहता है। लेकिन मन के लेवल पे वो जो शिफ्टिंग होना है रुचि से मूल्य, मूल्य से लक्ष्य के, अगर लक्ष्य मूलक शिफ्टिंग हो गया तो रुचि मूलक, मूल्य मूलक उसमें समाहित हो ही जाएंगे, नियंत्रित रहेंगे। लेकिन उसके लिए जो शिफ्टिंग होने के लिए तो ये पूरा जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा उसको अलाइन होना जरूरी है। कि कौन से लेवल तक, मतलब मन वृत्ति के अनुसार चलेगा, वृत्ति चित्त के अनुसार, तो ये शिफ्टिंग आत्मा तक जाएगी या वृत्ति के लेवल तक ही, मतलब ये शिफ्टिंग क्या लेवल का। बढ़िया। तो देखो क्या है, वृत्ति मन से अधिक श्रेष्ठ है ना, और चित्त वृत्ति से अधिक श्रेष्ठ है, और बुद्धि इससे अधिक, और आत्मा सबसे अधिक। ये प्रक्रिया है। तो मन, वृत्ति और चित्रण, ये तीन चीज़ें शरीर को चलाने के लिए, शरीर मैं शरीर हूँ ऐसा स्वीकार के चलते, नहीं तो शरीर को चला नहीं पाएगा जीवन। तो उसके पास प्रधान रूप में रुचियों से सुखी होने का डिजाइन तो बना ही हुआ है, ये नेचर प्रदत्त है, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, है ना। मैंने खाने में सुख नहीं आएगा तो खाएगा काहे के लिए। खाने से मान लो किसी को खाने में दुख होता हो खाने से, तो शरीर मर जाएगा, पोषण ही नहीं होगा उसका, है ना। तो इसलिए ये जो शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन एक तरफ उसको निरंतरता भी चाहिए सुख की। यहाँ से पूरा कहानी शुरू हो जाती है, इसमें उसको निरंतरता नहीं मिलती। अब उसको समझ में नहीं आता निरंतरता कहाँ मिले, सुख का दरवाज़ा उसके पास इतना ही है, इसीलिए वैरायटी ऑफ सुख को भोगने की कोशिश करता है ना। जिसको बाबा कह रहे हैं संग्रह, सुविधा, भोग, बहुभोग और अति भोग, ये करता है। फिर वो उसी भोग को बार 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 बार, या वैरायटी, ये वैरायटी है, ये उसी का फैलाना है, और अधिक और अधिक और अधिक, इतना ही उसके पास एक बना हुआ है। जिसको इसमें लगता है इससे तृप्ति नहीं होगी, कुछ लोगों को ऐसा दिख जाता है ये नहीं चलने वाला, उसके लिए दूसरा मॉडल जो परंपरा ने दिया, उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, इसमें होते ही नहीं, आज तक किसी को नहीं हुआ, तुम फालतू में दौड़ रहे। तो क्या करूं? बोले महाराज, तो बोले ये करो, भक्ति, विरक्ति, है ना, इसमें लेके जाता है वो। इसमें अलग झंझट है, इससे भी तृप्ति, निरंतरता बनती नहीं है। अब तीसरा पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सबके लिए आसान भी नहीं है विरक्ति छोड़ना संबंधों को। ये अपने पास अभी दो ही मॉडल थे, अभी तीसरा मॉडल आया कि संबंधों में रहते हुए मूल्य मूलक जीते हुए आप कर सकते हो। इसको अपन प्रयासपूर्वक अभी जांचने की प्रक्रिया में है मानव जाति। ये जांच के यदि इसमें सफल हो गया तो ये जीना आराम हो जाएगा, इतना सा चेंज है। तो अब कहाँ तक जाएगा? हाँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि का उदय होगा। कैसे होगा? ये नई सूचना आई मन ने ग्रहण की, उसमें वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने से मना कर रहा है ना। तो धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर सेट होगा, इसको पढ़ते पढ़ते लोगों से वेरीफाई करके। एक आदमी को ये भी डर लगता है मैं ही तो कहीं बेवकूफ़ नहीं बन जा रहा हूँ। तो जब ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो लगता है नहीं ठीक है। हाँ, और भी है ना, कई लोग हैं तो ठीक लगता है, कई लोग इसी के निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं परीक्षण करता हूँ तो ये पता लगता है कि नहीं, ये तो कई लोगों को अपील कर रहा है। जैसे अभी ये शेयर कर रही थी कि मुझे तो पहले से ही ठीक लगता था, लेकिन मुझे लगता था कहीं मैं एबनॉर्मल तो नहीं हूँ। तो इस दर्शन से पढ़ के लगता है अच्छा नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। लोग ही एबनॉर्मल थे, है ना, क्योंकि अधिकतर लोग तो प्रिय लाभ में दौड़ रहे हैं। तो ये समझ में आया
ये यहाँ पर हमारे तर्क में स्पष्ट होने लगेगा। ये तो एक तार्किक निष्कर्ष है और एक यहाँ पर निष्कर्ष है। यदि भाषा को निष्कर्ष ही कहना है तो जब मैं इस निष्कर्ष को वेरीफाई कर लेता हूँ तो फिर वो संस्कार बनता है। यहाँ तक प्रवृत्ति है, इसको जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो मेरी प्रवृत्ति बन गई। तो जब इस निष्कर्षों को मैं वेरीफाई करूँगा, न्याय धर्म सत्य के निष्कर्षों को, तो साक्षात्कार, जब भी साक्षात्कार होता है उसका स्टोर हाउस बुद्धि है। तो जो आप कह रहे हैं ना, साक्षात्कार कहाँ होगा? चित्त में। इसका स्टोरेज कहाँ होगा? जैसे अच्छा खाना का जो स्वाद है उसका स्टोरेज मेमोरी है, चित्त में है, ऐसे ही ज्ञान गोचर सच्चाइयों का मेमोरी तो नहीं शब्द कहना चाहिए, उसका जो अवधारणा है वो मेरे बुद्धि में बनती है और एक क्रम से बनती है, जो बूंद बूंद करके टॉप एक एक करके, जैसे जीवन के अमृत का, विश्वास स्नेह सम्मान, इन मूल्यों का, ऐसा करके हमारे में बनेगा। जिस समय सारी सच्चाइयों का साक्षात्कार हो जाता है उसी समय कह रहे बोध पूरा होगा। बोध पूरा होने से फिर जो ये जो कारण क्या है ऐसा होने का, ये सूचना के रूप में तो आ गया, ईश्वर है, व्यापक है, फिर उस सत्ता का अनुभव होता है और सत्ता में रत प्रकृति का अनुभव होता है। तो इसलिए कहा सत्ता प्लस प्रकृति, जो दर्शन हुआ था बुद्धि में ताकत नहीं है व्यापक को अनुभव करने की, व्यापकता का अनुभव सिर्फ आत्मा कर सकता है। तो यहाँ व्यापकता का अनुभव और यहाँ प्रकृति का, इन दोनों के फलस्वरूप सह अस्तित्व का अनुभव होता है, सह अस्तित्व अनुभूति होती है। और फिर ऐसा सह अस्तित्व की अनुभूति वाली होने के बाद उसका फिर बोध बुद्धि में होता है और उसका फिर चित्त में चिंतन होता है। फिर उसके अनुसार जो मेरी इच्छाएं हैं लक्ष्य मूलक हो जाती हैं और उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे उसके लिए फिर तुलन और विश्लेषण होता है, उसका लक्ष्य का आस्वादन होता है, उसको लक्ष्य को पाने के लिए फिर चयन करता हूँ, चयन के बाद जो फल परिणाम शरीर के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके जो फल परिणाम आते हैं, है ना, तो व्यवहार में और कार्य में, तो कार्य में समृद्धि का परिणाम आता है और व्यवहार में न्याय सफल हुआ, तृप्ति का परिणाम आता है। इस फल परिणाम को फिर मैं आस्वादन करता हूँ और वो साइकिल चलता रहता है। तृप्ति पूर्वक तृप्ति के काम को, श्रम चालू ही है लेकिन वो हमेशा फिर विश्राम में बदल जाता है, ये प्रक्रिया चलती है। तो आत्मा तक जाएगा फाइनली। तो इसको मैं ऐसा समझूं कि जब तक कि चित्त के लेवल पे मुझे साक्षात्कार नहीं हुए कि लक्ष्य मूलक आस्वादन किया, लेकिन जब तक चित्त का वो क्रिया नहीं है, स्थिति नहीं है, उसके लिए वो चित्त उसको वृत्ति को डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन मन को देगा और मन फिर वो हिसाब से चलेगा। बस, तो सबसे अध्ययन की शुरुआत है चित्त में साक्षात, यहाँ से अध्ययन बोलते हैं। इसके पहले पठन और मनन है, इधर पठन कहते हैं, इसको मनन कहते हैं। यहाँ से साक्षात्कार से ये प्रक्रिया फिर अध्ययन की प्रक्रिया है। ये स्थिर होने के बाद फिर आपका जीना आराम में, सुख और शांति शुरू हो जाती है। ऐसा डिजाइन है। अब बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ मन से चल रहा है और मन को चलने के लिए वृत्ति को लगाता है, विश्लेषण यही करता है कहाँ ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ घूमने में मज़ा आएगा, केवल रुचियों के लिए विचार को लगा रहे हैं, उसी के लिए इच्छाएं बना रहे हैं। बस इतने में ही आदमी राम नाम सत्य हो जा रहा है। तो अभी तक सर हम तो समझ रहे थे कि तुलन बदलेंगे हाँ। तो साक्षात्कार होगा हाँ। तो आज मालूम पड़ा तो आस्वादन ही बदलना पड़ेगा। आस्वादन, बिना आस्वादन बदले तो कुछ होना ही नहीं। हाँ मन को कंट्रोल करना है। मन हाँ कंट्रोल, हाँ मजेदार है, नियंत्रण करना नहीं है, वो हो जाता है। हो जाता है क्योंकि उसको बड़ा सुख मिलने लगा। तो अभी तक परंपरा ने भी यही कहा, रुचि को परंपरा ने कहा कि कंट्रोल करो, इसी का नाम विरक्ति है। विरक्ति में कंट्रोल है। आज नमक का त्याग, हाँ ऐसा ही है ना। जैन लोग तो बहुत करते हैं, केवल 5 ही कपड़े रखूंगा, छठवां खरीदने से पहले एक दान कर दूंगा, है ना। एक नियंत्रित कर रहा है वो। मूवी देखने नहीं जाऊंगा, बाहर का भोजन त्याग, आज से होटल पे नहीं खाऊंगा, ये सब कर रहा है वो। करने का काम यही है लेकिन उससे बड़ा सुख उसको मिलता नहीं है।
तो अब वो सबको डांटता रहता, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? अरे भैया तुमने छोड़ा यार, मेरे को क्यों रोक रहे हो? तुम्हें त्याग में मजा आ रहा तो तुम एंजॉय करो, हमें खाने में मजा आ रहा है। तो स्वतंत्र व्यक्ति ही दूसरों को स्वतंत्रता दे पाता है, ये सिद्धांत है। जो जिसके पास है वो बांटता है। ये जो स्वतंत्र हो गया यहाँ से, यहाँ पे फाइनली स्वतंत्र हुआ, अब वो अपनी रुचि छोड़ के दूसरे की रुचि करने देता है। नहीं तो पहले वो शासक क्या है, जो मुझे ठीक लग रहा वो तुम करो, और जो स्वतंत्र हो गया वो क्या करता है, तुम्हें जो ठीक लग रहा वो तुम करो, और निष्कर्ष वो बताता रहेगा, चर्चा करेगा। ऐसा डिजाइन है। अच्छा, वो घूम घूम के आता है, बोलता तुम बिना घूमे भी खुश हो यार, उसको समझ में नहीं आता तुमको क्या हो गया, मैं इतना घूम के आया फिर भी मजा नहीं आया। इससे फिर डायलॉग शुरू होता है कि तुम क्यों, कैसे खुश रहते हो। जो अनुकरण उसके तर्क पक्ष को पूछना चाहता है, तुमको क्या मजा आता है शिविर में। मेरी वाइफ मेरे से कई बार बोलती है, तुम बिना काम के कैसे रह लेते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। सही में पूरे दिन बैठे रहना बहुत मुश्किल है भाई, ऐसा कहानी है। तो ये गजब काम है। तो डांटते वक्त કે ગુજરાતી में बुद्धि वगरना બે દોણાય નથી, तो ये उचित तो नहीं है ना? हाँ, उचित कहाँ है, बिल्कुल उचित नहीं है। बुद्धि तो है ही उसके पास, उसका यूज नहीं कर पा रहा है अभी, उसको मैं करना है। समझ बगैर। तो एक जो बिंदु यहाँ पे ध्यान गया, तो जैसे हम परिवारों में जीते हैं, तो परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो संबंध में ज़्यादा वो है, मतलब संबंध को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, साधनों को और सुविधा को उन्होंने कम करके रखा है, या फिर वो दूसरों के लिए वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अव्यवस्था बनी हुई है उसमें साधनों को महत्व दिया गया है, इसलिए हम उसी को ठीक समझते हैं। इसलिए मैंने भी कभी कई माँओं से सुना है कि मेरा बच्चा है ना बिल्कुल बुद्धू है, मतलब वो इस ज़माने का नहीं है, वो तो इस चीज़ को इतना वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो तो घर में वो ज़्यादा वो रहता है, या फिर वो घर में संबंधों को लेके वो ज़्यादा वो रहता है। तो तभी मुझे ध्यान जाता है कि हम उस अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे घरों में ही जैसे माँ बहनें जो है, उनको आप देखोगे तो संबंध को लेके वो ज़्यादा वो रहती है, रुचियों में वो इतना वो उनका नहीं रहता है ना, लेकिन उस अच्छी चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो जो आप बोल रहे हैं वातावरण, वो वातावरण जो है वो यहाँ से बनेगा। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, बस ये शब्द यूज़ करते हैं। ये बात जो उन्होंने कही, रियल में हमें एक्चुअली भाषा कैसे यूज़ करना वो आता ही नहीं है। टोंट में बात करते हैं और थोड़ा छक्का ही लगाते बात बात में, तो वही माहौल बन जाता है। ये जो चेतना बन करी है बहुत इम्पोर्टेंट। देखो क्या हो रहा है, कुछ लोगों की पुरानी शरीर यात्राओं में उन्होंने इस लेवल पे जिया, जिसने मूल्यों के लेवल पर, उसको भाषा नहीं पता है, क्योंकि नया शरीर लेने के पहले मन वृत्ति चित्त चुप हो जाते हैं, मतलब उसमें कुछ आशा भाषा वगैरह नहीं है, वो सीखना पड़ेगी हर बार। लेकिन उसको वो फीलिंग है कि सुख तो संबंध निर्वाह में है, दूसरों के लिए करने में है, उनके लिए लगे रहते हैं। वो उनको भी नहीं पता क्यों लगे हुए हैं, है ना। इसलिए उनको जब ये ज्ञान आता है तो उनको लगता है यार अब समझ में आया, मैं ठीक कर रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने शरीर को, इस सुख को, मूलक सुख को उसने फील किया है, वैसा जिया है, तो उसमें वो प्रवृत्ति है, और उसने अब नया शरीर लिया, तो आपको वो अपने से हायर लेवल पे दिखेंगे, भले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ। जिसको हम कह रहे हैं कि तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, व्यवहारिक नहीं हो, जहाँ देखो तुम अब दूसरों के सहयोग में चल देते हो, ऑफिस जाना था कोई मिल गया उसको हॉस्पिटल लेके चल दिए, है ना। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये उसको दिखाई देंगी, उसमें वो उसका सुख है, उसको मज़ा आता है करने में, वो बता नहीं पा रहा क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग हैं जो इस लेवल पर हैं, हमें पता नहीं चलता है ना। अब अपन को दर्शन विधि से वहाँ पहुँचने में वो हमारे में स्थिर हो जाता है, और हम उसको परंपरा में ट्रांसफ़र करने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि हम बता पाते हैं तुम करके देख, मज़ा आता है इसमें, ये बड़ा सुख है। वो पहले वो बता नहीं पा रहा क्यों कर रहा है। जी, यहाँ पे ये बोला कि साक्षात्कार में एक एक बूंद का साक्षात्कार। हाँ, बूंद यानी कि मूल्यों का, एक एक क्रम से मूल्यों का, मूल्यों का, जीवन के अमृत्व का, ये साक्षात्कार होगा। प्रकृति तीनों अवस्थाओं का, बराबर, उनके धर्म का, स्वभाव और धर्म का। हाँ, स्वभाव और धर्म का। तो ये सब हो जाएगा
बाद में बोध होगा या उसके साथ नहीं, ही साथ पैरेलल है, पैरेलल। साथ ही है। अवधारणा बोध होता जा रहा, बोध पूर्ण तब होगा जब पूरा हो गया, सब पूरा होगा तब तो पूर्ण हो अनुभव, जाएगा। हाँ। तब अस्तित्व, उसके बाद फिर और, अनुभव होगा। सत्ता और उसमें संपृक्त प्रकृति उसका है, अनुभव होगा फिर। अनुभव लास्ट में होगा। बढ़िया। लैंग्वेज के बारे में या मतलब शब्दों के बारे में पहले से पता है, मतलब बोलना तो जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये दर्शन के बाद पता चल रहा है। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में लोगों को बोल देते कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, लेकिन एक्चुअल में बुद्धि भ्रष्ट ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं बुद्धि तो सकती। ऑलरेडी है वहाँ पे, बुद्धि में गलती जाती ही नहीं है कभी। तो शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल भी कैसे करना है वो दर्शन में आने के बाद पता चल रहा है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली उसको बोलना चाहिए विचार पक्ष तेरा डेवलप नहीं है। हाँ हाँ। तो उस इवन बोल मतलब जितने स्थिर होते जाएंगे, जितने जितने हमको भाव समझ में आते जाएंगे, भाषा अपने आप ठीक होती जाती है। तो भाषा जब हम बोलते हैं, मतलब वो जो शब्द यूज़ करते हैं उसके पीछे भाव है। तो हम लोग भाषा पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली भाषा पे काम नहीं करना है, भाव पे काम करना है। भाव जितना स्थिर होगा, जितना सही होगा, उतनी भाषा अपने आप स्थिर होती है। मूल्य, वही मूल्य, भाव की अभिव्यक्ति, भाषा। एक सूत्र आएगा अभी इसी में आएगा शायद, पता नहीं इसमें किसी और किताब में। भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता। और एक जो दूसरी एक चीज़ जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो भैया ने ये रखा, तो थोड़ा और एक जो इसका तात्विक स्वरूप है, क्योंकि हम जीवन क्रिया को समझ रहे हैं, है ना। तो उसमें स्त्री में सतीत्व और पुरुष में यतित्व, ये दो शब्द बाबा जी ने दिए हैं, है ना। तो एक बच्चे को जन्म देने की जो प्रवृत्ति है माँ में, एक स्त्री में, उस वजह से उसमें किसी भी संबंध के प्रति जो स्वीकृति है वो बाय नेचर आ जाती है ना। हाँ, तो एकदम नेचुरल है कि उसको परिवार के प्रति या फिर परिवार के लोगों के प्रति जो एक अपनापन होना वो स्वाभाविक हो जाता है। पुरुषों के लिए ये जो है वो यत्नपूर्वक ही होगा, है ना। लेकिन जो जागृत जो स्थिति है उसमें दोनों की स्थिति जो है वो सेम ही है। तो बहनें जो ये ज़्यादा कर पाती है, तो मैं यहाँ पे एक ध्यान वो दिलाना चाहती थी कि अभी जो समाज की स्थिति है, और लगभग कल हम थोड़ी सी वो चर्चा कर रहे थे कि अब बेटियों को हम पढ़ा के ये बता रहे हैं कि तू सक्षम हो जा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जिस स्थिति में वहाँ पे रहे उसको एप्रिशिएशन नहीं मिला कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना और इस तरह से जीना संबंधों में, वो कुछ अच्छी चीज़ है। वो वातावरण नहीं दे पाए, इसलिए आज की जो हमारी जनरेशन है उसको लगता है कि ये करना ठीक नहीं है, इसको हम लोग ये करेंगे तो हम बुद्धू बन रहे हैं, है ना। और इसलिए हमारी पूरी समाज व्यवस्था जो है वो अभी खराब हो रही है। तो वो जो वातावरण है वो भी हम घरों से ही दे पाएंगे कि ये जो करना है, मतलब संबंधों में जीना, एक परिवार को जोड़ के रखना, एक परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उनके शरीर के पोषण को लेके सोचना, ये जो काम है वो कहीं बड़ा है, वो पैसे कमाने जाने से बड़ा है। वो अगर हम कर पाएँ तो हमारी बेटियां भी उस चीज़ को करने के लिए खुद से तैयार होंगी। तो वो वातावरण हम अपने घरों से ही दे पाएंगे। लेकिन ये समझने के बाद ही ये स्थिर होता है, अदरवाइज़ जो बाहर का वातावरण है वो हावी रहेगा ही कि पैसा कमाना ही अल्टीमेट है और जो पैसा कमाता है वही ठीक है, बाकी जो संबंधों में जीता है वो ठीक नहीं है। तो हम जिस समाज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो समाज व्यवस्था भी अपने घरों से ही शुरू होगी, है ना। बहुत बढ़िया, गुड। सदुपयोग में मेरे दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पे परिवार लिखा है, तो हाँ। क्या हम एक छत के नीचे रहे वो, या पूरा मानव सृष्टि परिवार व्यवस्था जो बड़े परिवार में छोटा परिवार समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने परिवार को छोड़ के अब समाज में काम करने लग गए। एक सूत्र थे, देखो ये मज़ेदार चीज़ है, जो मेरे लिए सही है वो मेरे परिवार के लिए भी सही है, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही है वो दूसरों के परिवार के लिए भी सही है, जो दूसरों के परिवार के लिए सही है वो मेरे परिवार के लिए भी सही है और वो मेरे लिए भी सही है। परंपरा ने ऐसा कहा, समाज के लिए जो सही है वो परिवार के लिए में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर जो अभी परंपरागत जिसको समाज सेवा कह रहे हैं, उसमें ये माना जाता है कि कुछ परिवार को त्याग के समाज सेवा कर सकते हो, परिवार के साथ रह के समाज सेवा मुश्किल है। तो परिवार का विरोध भी हो तो भी कर लो। जैसे ही सहस्तित्व का दर्शन करते हैं ये पता चलता है ये सब एक सूत्रित हैं।
इसमें है ही नहीं विरोध। विरोध का मतलब ही हमें समझने में गलती हो रही है, ये पकड़ में आएगा। तो और स्वराज व्यवस्था है तो कौन सी व्यवस्था को? वो जो 10 सोपानी व्यवस्था, उसकी चर्चा करेंगे, कैसे स्वराज व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है। बढ़िया जी, भैया का बहुत दूर से रुका हुआ है। क्या भक्तिपूर्वक आस्वादन ही रुचिमूलक आस्वादन है? ये थोड़ा सा कहना मुश्किल पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, रुचि तो नहीं है उसमें। उसमें हम किसी श्रेष्ठ, काल्पनिक श्रेष्ठ है ना, मान करके उसमें अपने को लगा रहे हैं। एक्चुअली सही अर्थों में भक्ति की यदि परिभाषा देखेंगे तो मनोविज्ञान में आएगी, है ना, भजन की भी, भय से मुक्त होने के लिए किया गया सारा प्रयास है भक्ति। तो आस्वादन के लेवल में फिर ये 3 कैटेगरी में कौन से इसमें हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं? वो मूल्य मूलक भी हो सकती है, लक्ष्य मूलक भी हो सकती है। हाँ। समाज ही भय से मुक्त हो जाए, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। हाँ। एक्चुअली मानवीय जो मूल्यों के साथ जीना ही भक्ति है फाइनली। उसी से भय मुक्त होता है आदमी, नहीं तो नहीं होता है जी। रुचियों के जीने से भयभीत रहता है। हाँ, क्योंकि शरीर का भय, कब तक रुचि खाएंगे? वो डायबिटीज निकल आई तो रसगुल्ला खा नहीं सकते, ऐसा फंसा हुआ। रुचियों में भय लगा रहता है। हाँ। तो मूल मूलक ही एक्चुअली भक्ति है। हाँ। मूल मूलक और लक्ष्य मूलक जीना। सोशल सर्विस बाहर समाज में करते हैं तो परिवार को कभी कभी सुविधा नहीं मिलती है या वो उनका समय नहीं मिलता है तो वो नाराज़ रहते हैं। तो सही में क्या करना चाहिए कि नहीं सोशल सर्विस? हो, परिवार को छोड़ के सोशल सर्विस नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, लंबा चल ही नहीं पाओगे। शॉर्ट टर्म करना, उनको साथ में लेके उनको समझा के फिर करना। और नहीं तो क्या, यही तो डिजाइन है। अच्छा, वो समझने वाले नहीं हैं तो क्या करें फिर? समझे नहीं तो? नहीं समझें तो ये बढ़िया है। देखो क्या हो रहा है, 2 चीज़ें। एक मज़ेदार चीज़ है, पहले तो ये माने हर व्यक्ति समझना चाहता है। हमें लगता है हमारे वाले जो हमारे पास आ गए ना मॉडल, ये गलत वाले मॉडल आ गए, ये डिफेक्टिव जीवन आ गए हमारे आसपास। जीवन में कोई डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, वो गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वो तो सब डिफॉल्ट है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? देखिए दिक्कत परिवार में क्या हो रही ना, हम उनको नीचा दिखाते रहते हैं। देख मैं कितना बड़ा सोचती हूँ, मैं समझ, तुम इसी में फंसे हो। ये जो नीचा दिखाना है, ये समस्या हो रही है। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमें काम करना है, तो काम हो जाएगा, फिर आप कर पाओगे। पकड़ में आया? अच्छा, कोई एक समाज सेवा बताओ जिसमें आपका विरोध, आप करना चाहे तो करने नहीं दे रहे। मेरे जेठ हैं, वो थोड़ा घर के अंदर का ज़्यादा देखते हैं, यानी उनका थोड़ा इंश्योरेंस का काम है ना, तो वो बाहर का थोड़ा थोड़ा करके घर में 2-3 बार आ सकते हैं, तो वो ससुर को थोड़ा देख पाते हैं या रिलेटिव्स को देख पाते हैं। और वो बड़े बेटे भी हैं, तो वो जिम्मेदारी बाहर सगे वाले की सब लेते हैं। और मेरे हस्बैंड छोटे हैं, और वो क्या है, बाहर की प्रवृत्ति में उनका दिमाग बहुत चलता है, यानी किधर सोशल सर्विस, किसको किधर काम दिला देना, किसको कुछ उसको पॉजिटिवली कुछ करवा देना, और अपना बिजनेस भी करना, सब में उनका दिमाग वहाँ ज़्यादा चलता है। घर में उनको कुछ बताओ तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना, उनको क्या लगता है कि ये सब बाहर का देखता है, हमारा तो कुछ देखता ही नहीं है। तो ये इसके ऐसा, इस रिलेटिव्स को क्या लगता है, वो उनका अपना फ़ायदा देखते हैं कि मेरे को रहने के लिए लेके जाए, मेरा ध्यान रखे, सारा टाइम मेरी आवभगत करे, तो ये अच्छा लड़का है। वो नहीं करता है, वो बाहर का कुछ अच्छा काम करता है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि वो बाहर का करता है, वो क्या महत्व है, फैमिली का देखो तो महत्व है, ऐसा उनका सोचना है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या सोचना है? आपका क्या सोचना है आपके पति के लिए? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो मैं मेरी भी बताती हूँ कि शुरू में मैं भी स्वार्थी थी। थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे लिए सारा समय दे, आप दूसरों को क्यों देते हो। वो भावना मेरे में पहले थी, पर जैसे जैसे मेरा भी थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, तो अभी मुझे पता चल रहा है नहीं, थोड़ा थोड़ा वो जो बाहर का कर रहे हैं या उनकी इच्छा है, उसमें उसको आनंद मिलता है, उनको उनकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो करने देना चाहिए। तो अभी मैं उनको रोकती नहीं हूँ, बस इतना ही गेम है। वो मुझे अच्छा लगता है।
पर फिर वो समाज में है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उनको ऐसा देखते हैं कि अरे ये तो बाहर का ही घूमता रहता है और बाहर का ही सब देखता है, दुनिया दूसरों की परवाह करता है और खुद के परिवार को इतना नहीं देखता है। आराम आराम से चलते हैं इसको, ठीक से, है ना। तो पहले तो ये समझ में आता है कि जो बाहर काम करते हैं उसका यश परिवार के लोगों को मिलता है। जाने अनजाने परिवार का कोई भी सदस्य जो समाज में काम करता है, समाज का यश परिवार को मिलता है ना। तो इसको अच्छा होता क्या है, हम काम करते हैं, हम बोलते ही नहीं है कि जब तक पति ये नहीं बोलता कि मैं पत्नी की वजह से कर पा रहा हूँ, वहाँ एरर हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअली यूनिट है, परिवार की यूनिट के साथ ही भले ही एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन परिवार की सहमति नहीं होती, उसके बिना ये कर नहीं पाता है। लेकिन ये श्रेय खुद जब लेना चाहता है तब समस्या है, जब ये श्रेय देना चाहता है पूरे परिवार को तो समस्या नहीं है। तो उसको बार बार व्यक्त कर पाए कि आप लोगों की वजह से मैं कुछ कर पाता हूँ। जैसे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी पत्नी का ज़बरदस्त सहयोग है, नहीं तो संभव नहीं है ऐसा करना। नहीं, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि भाई मेरा भाई इधर देखता है घर में, तो मैं उनको वो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो बोलते हैं हाँ वो ये सब तो देखता है। उनका कोई विरोध नहीं होगा फिर। ये ठीक है, कभी कभी लोग कमेंट कर देते हैं कुछ हमारे लिए भी कर दो, बट विरोध नहीं होगा। आप ही विरोध नहीं कर रहे तो काम खत्म हो गया। यानी हमारी तो मिस्टेक नहीं है ना मेरे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ एकदम नहीं। गलत मत मानना दीदी। शिविर को 24/7 चलाना पड़ेगा, ये मान लो। नहीं, एक पेज हुआ अभी। इसमें एक गलत मत मानना दीदी। यदि आपके पति बाहर का कर रहे और आपका जेठ घर का रिलेटिव्स का कर रहे, तो आपका ये सहयोग बनना चाहिए कि यार मेरा पति बाहर कर रहा है, चलो मैं घर में सहयोग कर दूं मेरे जेठ को, तो इससे बहुत और ज़्यादा खुशहाली आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। गलत मत मानना, हो सकता है मैं गलत रहूँगा। बिल्कुल बढ़िया। हेलो। हाँ जी भैया, यहाँ महत्वाकांक्षा है ना, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, तो ये बड़ी व्यवस्था के लिए है जो समाज में काम करते हैं। तो अभी तो हम लोग भी सब यूज़ कर रहे हैं, प्लेन का, मोबाइल का। हाँ, तो सामाजिकता के लिए करना है। शिविर में आने के लिए प्लेन का यूज करो, शिविर लेने जाने के लिए करो। लेकिन अभी तो घूमने के लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा। तो फिर ऐसा माने कि सब जागरूक होंगे, हाँ, तो प्लेन का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। अभी आदमी इतना दौड़ रहा है ना, हाँ, इतना। अभी देखो वो कहाँ पे पुल टूट गया, कहीं तो टूट गया, कोई मुझे बताया। हाँ, ये है लोनावाला में, हाँ, पुणे के पास ना। हाँ, अब देखो पानी ज़्यादा हो गया, उसी को देखने चल दिए हैं। क्या कर रहे हैं भाई, हमारा मन लग ही नहीं रहा घर में अपनों के साथ, पानी के साथ मन लगेगा। अच्छा, तो धीरे धीरे हमारा मन जब शांत होगा, जैसे ही विचारों में स्थिरता आएगी। आप एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती नियंत्रित मत करो, छोड़ने की कोशिश मत करो, छूटेगा। बाबा जी उसको कह रहे हैं, जैसे पत्ता पक करके जिस तरह से डाल से गिर जाता है, निरर्थकताएं ऐसे छूट जाएंगी। अनिरर्थकताओं को छोड़ने का कोई प्रयास मत करो, फिर फंस जाएंगे हम, वो भक्ति विरक्ति में चले जाएंगे। कुछ मत छोड़ो, आप सही को पकड़ते चलो, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। वो छूटेगा, छोड़ना नहीं है, छूटना है, छोड़ना नहीं है। और अभी दीदी ने जो बात बोला, तो उनके हस्बैंड का नाम भी अजय भाई है, और अजय भाई नहीं, जनक भाई, नहीं, अच्छा पीछे, अच्छा, ओके। और उनका सेवाप्रेमी.com करके साइट है, तो शिविर में पहले जो शिविर हुई यहाँ मोटे में, तो वो थे। हाँ। तो उनका इतना लक्ष्य मूलक बढ़िया है कि वो बॉम्बे में आने वाले टाइम पे उनके साथ में बहुत बड़ा साथ सहकार रहने वाला है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने पहले ही शिविर में बोल दिया कि राजू भाई बॉम्बे में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, आने वाले दिन में बहुत सारी शिविर करेंगे, और उसके लिए उतना कार्यरत है कि उनकी साइट के ऊपर जीवन विद्या के सारे कंटेंट उनको समाज में, स्कूलों में और बच्चों को पहुँचे, उस तरह का उनका प्रयास चालू है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखो, बाहर इतना लक्ष्य है और घर में रुचि मूलक है। नहीं, घर में भी देखो मूल्य मूलक हो रहा है, सहयोग आ रहा है धीरे धीरे, बढ़िया है ना। ये जो हमने अभी जो अनुभूति पढ़ी, उसमें सामाजिकता से आवश्यकता, तो ये पूरी जो अनुभूति है वो मानव प्रयोजन को दिखाती है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले जो अध्याय पढ़ा, जिसमें पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए श्रम कर रही है,
प्राण अवस्था जो है वो जीवावस्था और मानव के शरीर के लिए श्रम कर रही है, और इसी तरह से मानव जो है वो विश्राम के लिए, है ना। फिर मानव का प्रयोजन क्या, तो सामाजिकता जो है वही अल्टीमेटली जो है मानव के लिए प्रयोजन बनता है। तो उसमें ही यही बताया कि अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। तो सामाजिक हुए बिना, है ना, तो सामाजिकता के लिए जो उन्होंने बताया कि संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। तो जितने भी संपर्क और संबंध है उसमें मूल्यों का निर्वाह, जब मूल्यों का निर्वाह होता है तो साथ में आवश्यकता और चीज़ों का भी आदान प्रदान जो है वो निर्धारित होता है ना। इसलिए यहाँ पे आवश्यकता कहा। तो हम कई बार परिचय शिविरों में भी बात करते हैं कि भाई हम तो समझ जाएंगे लेकिन परिवार का क्या, है ना। तो यहाँ से एक ध्यान ये भी जाता है कि आवश्यकता का जो निर्धारण है वो परिवार के लेवल पे ही होगा जहाँ से समृद्धि एंश्योर होगी, और वहाँ पे परिवार का लक्ष्य क्या है ये स्थिर होने से ही हमारा जो संपर्क और संबंध में जो निर्वाह है वो किस लिए, समाधान समृद्धि के लिए कि सुविधा संग्रह के लिए, ये जो लक्ष्य है वो परिवार के लेवल पे तय होने से ये सामाजिकता हमारी बढ़ती है, और वहाँ पे आवश्यकताएं जो है वो नियंत्रित होती है या फिर आवश्यकता तय होती है। तो इसीलिए देखिए आवश्यकता की जो परिभाषा है उसमें लिखा है जो समझदार परिवार में निर्धारित होता है ना, उससे पहले आवश्यकताएं निर्धारित नहीं होगी। जैसे भैया ने कहा कि मैं अपने लेवल पे वो तय कर सकती हूँ कि भाई मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो समृद्धि जो है वो परिवार के लेवल पे इंश्योर होगी, और उसके लिए आवश्यकता का निर्धारण होना ज़रूरी है, तभी जाके वहाँ पे समृद्धि जो है वो इंश्योर होती है। तो ये जो सामाजिकता है वही अल्टीमेटली मानव का प्रयोजन है, वहाँ तक पहुँचना। तो स्वयं में जो व्यवस्था है उसको समझ के बड़ी व्यवस्था में भागीदारी जो हम प्रयोजन मैंने बताया था पिछली बार हमने बात की थी तब, तो अल्टीमेटली ये सामाजिकता से ही वो होगा। सामाजिकता जितनी जितनी क्लियर होगी उतना उतना, और जो हम समाज के लेवल पे अभयता कहते हैं, है ना, वो भी सामाजिकता से ही आती है। जितना हमारा संपर्क और संबंध बढ़ता है उतनी अभयता हम में बढ़ती है। तो ये एक उदाहरण तो है जो सोम भैया अपने ही शिविरों में बोलते हैं, वो ही है। सोम भैया बोलते ही हैं कि मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जब उनको अटैक आया तब पूरे समाज ने ही उनको बचाया कि अगर समाज को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं बच जाऊंगा, और वो हम लोगों ने देख भी लिया। तो सामाजिकता से अभयता आती है। बिना सामाजिक हुए, जैसे अभी हम लोगों का जो भी प्रवृत्ति है वो कैसे रहता है कि परिवार की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला कर लूँगा या कर लूँगी, हम कर लेंगे, क्योंकि पैसे देने से बाहर से हमको सारी सर्विस मिल जाती है, तो हम कुछ भी करेंगे हम अपने आप से कर लेंगे, हमको वो ज़रूरत नहीं है। उससे इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती है हमारी, क्योंकि वो जो मुझे कर लेना है और मेरे साथ कोई नहीं है तो मुझे और कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए और समय उसमें देना पड़ेगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जाती है, और हमको और प्रीमियम है या और जो अपने जो भविष्य के लिए जो भी तैयारियां करनी है उसी में हमारा पूरा समय जाता है। लेकिन एक ये ध्यान जाता है कि जितनी जितनी अपनी सामाजिकता बढ़ती है उतना उतना जो है वो हमारा ध्यान जाता है कि हमारी अभयता भी बढ़ती है, और साथ में हमारा जो निरर्थक समय कहीं पे बिगड़ रहा है वो कम मतलब सार्थक चीज़ों में लग जाता है। बढ़िया है ना। तो यहाँ पे आपने भी पूछा तो भैया ने बताया कि भोग, बहुभोग और अतिभोग जो है वो मानव के लेवल पे है। जब तक रुचियों में जीते हैं तब तक, वहाँ से फिर उपयोग शुरू होता है। जब समझना शुरू होता है तो उपयोग जो है वो वहाँ से, सदुपयोग समाज के लेवल पे है, और प्रयोजन जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक है। तो सभी कुछ जो है वो सीक्वेंस में है, क्रम में ही है। तो मानव शुरू तो यहीं से करेगा, भोग, बहुभोग और अतिभोग, वहाँ से वो निष्कर्ष निकाल के फिर वो उपयोग में जाएगा, फिर सदुपयोग और फिर प्रयोजन के लिए काम करेगा। तो इसी तरह से पूरी सामाजिकता जो है वो हमको प्रयोजन के अर्थ में समझ में आती है। बढ़िया, तो आगे पढ़ते हैं 17वां। हेलो, हम जब सामाजिकता में बोल रहे हैं कि
संपर्क और संबंध, तो ये दोनों में मतलब फ़र्क क्या है? हाँ, संबंध में अपेक्षाएं निश्चित रहती हैं। ये आया, अभी आया नहीं ना संपर्क संबंध का अंतर, कहीं पे आएगा आगे आएगा आगे आएगा ना। संबंध में अपेक्षाएं पहले से तय रहती हैं, संपर्क में ऐच्छिक है। 20 नंबर के पेज पे आ ही रहा है, परिभाषा है। आ रही, तो फिर आगे पढ़ते हैं तो आ जाएगा। बढ़िया, गुड, पढ़िए। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है, जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। ऊपरी वर्णित आधार पर अध्ययन करने पर मानव प्रवृत्तियों की कुल 3 प्रकार से गणना होती है: अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता। अमानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने हेतु की गई व्यवस्था अमानवीय अथवा पाश्विक प्रवृत्ति व्यवस्था है। अमानवीय स्वभाव, दीनता, हीनता एवं क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। अमानवीय विषय, आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ही अमानवीय विषय है। अमानवीय दृष्टि, प्रियाप्रिय, हिताहित एवं लाभालाभ ही अमानवीय दृष्टि है। प्रिय, इंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया ही प्रिय संज्ञा है। हित, शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया ही हित संज्ञा है। लाभ, श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय ही लाभ है। दीनता, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। दीनता अभावजन्य व अक्षमताजन्य 2 प्रकार की होती है। अभाव, उत्पादन से अधिक उपभोग एवं प्रयोग की इच्छा ही अभाव है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। अक्षमता, इच्छानुसार बौद्धिक एवं कार्यव्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना ही अक्षमता है। अक्षमता का कारण अजागृति और रोग है। हीनता, विश्वासघाती हीनता है। विश्वासघात, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उससे विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। छल, विश्वासघात के अनंतर भी उसका भास या प्रकट न हो, ऐसे विश्वासघात की छल संज्ञा है। कपट, विश्वासघात के अनंतर उसके प्रकट या स्पष्ट हो जाने की स्थिति में विश्वासघात की कपट संज्ञा है। दंभ, आश्वासन देने के पश्चात भी किए गए विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। पाखंड, दिखावापूर्वक किए गए विश्वासघात की पाखंड संज्ञा है। क्रूरता, स्वास्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के में जो वैचारिक प्रयुक्ति का तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। अपराध एवं प्रतिकार क्रूरता के 2 भेद हैं। अपराध, परधन, परनारी, परपुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त तथा प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा के रूप में व्यक्त है। मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। मानवीय स्वभाव, धीरता, वीरता और उदारता ही मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा एवं लोकेष्णा मानवीय विषय है। मानवीय दृष्टि, न्यायान्याय, धर्माधर्म एवं सत्यासत्य मानवीय दृष्टि है। न्याय, मानवता के संरक्षणात्मक नीतिपूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। अति मानवीय स्वभाव,
विषय एवं दृष्टि की जागृति के लिए समुचित अवसर एवं साधन को नियोजित करने वाली व्यवस्था एवं वैयक्तिक प्रयास को अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अखंड समाज, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था व मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। अति मानवीय स्वभाव, दया, कृपा और करुणा ही अति मानवीय स्वभाव है। दया, जिनमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। कृपा, वस्तु समीचीन है पर उसके अनुरूप पात्रता अर्थात मानवतापूर्ण दृष्टि नहीं है, उनको पात्रता उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति कृपा है। करुणा, जिनमें पात्रता ना हो और वस्तु भी समीचीन ना हो, उनको उसे उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति ही करुणा है। बढ़िया, कहीं पर आएगा हैं? भेजी ना, हाँ बढ़िया। तो अमानवीयता में अब देखो पता कैसे लगाएंगे कि अमानवीय कोई है, तो उसका बहुत सारा विषय से, दृष्टिकोण से और स्वभाव से अपने को दिखता। क्योंकि यदि स्थिति में अमानवीयता है तो गति में व्यक्त होगी ही वो उसका मैनिफेस्टेशन आएगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे स्थिति में मामला गड़बड़ है और दिखने में सब ठीक ठीक है। मैं कोशिश कर सकता हूँ दिखाने की, इसी को लोग डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, दिखाना कुछ और चाहता है। ये भी अच्छी स्थिति है, कम से कम दिखाना तो अच्छा चाहता है, कभी अच्छा होगा भी फाइनली, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जितना खराब है दिखाने भी खराब लगो, ये नहीं करना है, बल्कि जितना अच्छा दिखाना चाहता है उतना अच्छा हो जाए, ये है स्थिति। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कई बार उल्टा किया, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो जाओ, है ना, वो नहीं करना। जो दिखाना चाहते हो वैसे अंदर हो जाओ, तो जाना पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर जो विषय दिखेगा प्रधान रूप में, विषय माने कहाँ मैं सुख ढूंढता हूँ, तो मैं आहार निद्रा भय प्रजनन में सुख को ढूंढ रहा है, ये अमानवीय विषय है। मात्र इतना, इसका मतलब नहीं कि मानव है वो जो ये नहीं करेगा आहार निद्रा भय प्रजनन, भय तो नहीं होगा, है ना, ये सुरक्षा में बदल जाएगा, लेकिन ये नियंत्रित हो जाएंगे फिर उसमें। अभी इसी में प्रधान रूप से सुख को ढूंढ रहा होता है। और दृष्टिकोण क्या रहता है उसका, प्रिय अप्रिय, रुचि के आधार पर, या शरीर के स्वस्थ अस्वस्थता के आधार पर, हित हित या लाभ हानि के आधार पर। तो मानव में प्रिय रहेगा, नियंत्रित हो जाएगा, शरीर का स्वस्थ भी रहेगा, लाभ जो है वो समृद्धि में बदल जाएगा। और इधर स्वभाव में दिखेगा दीनता, हीनता, हीनता माने विश्वासघात, है ना। तो दीनता प्रधान यदि है तो उसको कह रहे हैं फिर पशु मानव, और क्रूरता प्रधान यदि, हीनता तो दोनों में है, विश्वासघात, क्रूरता प्रधान है तो राक्षस मानव। तो अमानवीयता के दो वैरायटी दिखेंगी। दीनता में क्या है, राक्षस मानव पशु मानव से श्रेष्ठ है, अधिक विकसित है। कौन? राक्षस मानव। अभी राक्षस मानव ही नियंत्रण किए हुए हैं, क्योंकि वो पशु का नियंत्रण करने में सफल है वो। क्योंकि पशु मानव की क्या दीनता की परिभाषा है, अपने सुख सुविधा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। और राक्षस क्या करता है, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों को मिटाना पड़े तो ये आगे की स्थिति, कम से कम अपनी सुख सुविधा सुनिश्चित कर रहा है वो, है ना। तो ये नियंत्रित कर पाता है, उसको आश्वासन देता रहता है और फिर पूरा करता नहीं है। लेकिन इन दोनों से अधिक इनको अमानवीय क्यों कहा, क्योंकि ये इनका सुख की निरंतरता नहीं बनती है, सुख सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस पूरे विषय दृष्टि स्वभाव को कहा ये मानवीय नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव सुख चाहता है, इसलिए। नहीं तो अपन बोले नागराज जी पे केस कर दें, यार 99% लोग ऐसे दे रहे, हम सब मानव है, तुम अमानवीय कह रहे हो। क्योंकि वो जो खुद चाहता है वो पूरा नहीं हो रहा है, चाहत के अनुरूप फल परिणाम नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अमानवीय कह रहे हैं कि कर लो भैया, चाहते तो ये थे, ये तो मिलेगा नहीं, ये पकड़ में आया। अमानवीय क्यों कह रहे हैं, वाई दिस इज इनह्यूमन,
क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं जो चाहता हूँ ऐसा जीने से वो सुनिश्चित नहीं हो रहा, इसलिए मेरे लिए अमानवीय है। मानवीय में क्या परिवर्तन हुआ? अब इसका विषय वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा हो गया। ये भी धन, इसको भी धन चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। इसको भी धन चाहिए, लेकिन किस लिए? न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए, संबंध के निर्वाह के लिए, सामाजिकता के लिए। इसको केवल अपने प्रिय हित लाभ के लिए चाहिए था, है ना, जिसकी स्वार्थ परार्थ परमार्थ आएगा संकीर्णता में, अपने परिवार के मात्र के। ये अब क्या कर रहा है? परिवार में भी वो केवल प्रिय सुविधा को सुनिश्चित कर रहा था, ये न्याय को सुनिश्चित कर रहा है। और यहाँ पर फिर इसका स्वभाव देखेंगे तो धीरता, वीरता और उदारता के रूप में दिखाई देगा। अति मानवीय में फिर दो कैटेगरी हैं। यहाँ पर लोकेषणा प्रधान है, यश की कामना है इसको। हमने तो यश को गलत माना है। यश ठीक है क्या? यश गड़बड़ नहीं है? यश की कामना, ये अखबार में छपने वाला यश नहीं है कि अंदर से मैं भला चाहता हूँ कि नहीं। ये यश क्या है? मैं व्यवस्था में तन मन धन को लगाता हूँ, इसकी सूचना दूसरों तक पहुँचे, फलस्वरूप उनको ऐसी प्रेरणा मिले कि ऐसा करके भी सुखी होता है आदमी, नहीं तो प्रेरित कैसे होगा, है ना। इसलिए लोकेषणा को सुनिश्चित कर रहा है। और दूसरा स्थिति है जिसको फिर लोकेषणा को छोड़ देता माने दूसरों को उसके योग्य बना देता है और स्वयं उपकार करता है ना। अब दूसरों की पहचान हो, क्योंकि एक उम्र हो गई, नहीं तो दूसरे गुरु इसलिए बना रहे कि अब इन लोगों की पहचान हो, ये बैकग्राउंड में चला गया। तो यहाँ पर क्या है फिर? धर्म प्रधान, ये न्याय प्रधान धर्म और सत्य करता है। देव मानव इसको कह रहे हैं इधर। देव मानव जो है वो धर्म प्रधान न्याय सत्य को कह रहा है, मतलब व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रधान रूप से काम करता है। और दिव्य मानव का लिखा ना, केवल सत्य ही एकमात्र उसकी दृष्टि है, सत्य प्रधान, परमार्थ के लिए ज्ञान संपन्न हो जाएं लोग, ये बाकी काम अपने आप करेंगे, है ना। और यहाँ पर दया प्रधान कृपा और करुणा है, और एक करुणा प्रधान दया कृपा है। दया कृपा करुणा की गजब की डेफिनेशंस है ना। तो दया में क्या है? पात्रता है वस्तु उपलब्ध करा देना। तो कोई पात्र है, हमें लगता है अच्छा विद्यार्थी है, इसके पास वस्तु नहीं है ना, तो उसको धन की उपलब्धता कराना, वो साधन को उपलब्धता कराना, ये एक काम है। उससे बड़ा काम है कि इसके पास वस्तु है, पिताजी पैसा तो मिल गया इसको, शरीर भी स्वस्थ है, इसका साधन है इसके पास, लेकिन इसमें पात्रता नहीं है। पात्रता विकास टफ काम है। जैसे किसी को मिनिस्टर बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, सरपंच बन गया, अब पद आ गया, लेकिन उसकी पात्रता नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? शिकायत करके इसने गलत मीन से किया, इसको हटाओ, बनना तो मुझे चाहिए, है ना। कृपा वाला क्या करेगा? कोई बात नहीं, ये बन गया ना, इसमें पात्रता का विकास कैसे करें कि ये उस पद और धन को सदुपयोग करने के योग्य हो जाए। ये है कृपा और करुणा, दोनों की संयुक्त। पात्रता नहीं है तो पात्रता भी प्रदान कर रहा है, वस्तु नहीं है तो वस्तु भी प्रदान कर रहा है, उसको फिर करुणा कह रहे हैं। इस तरह से ये देव मानव और ये दिव्य मानव है। जो करुणा प्रधान है, इसमें दो कैटेगरी हैं, ये देव मानव है और ये दिव्य मानव। इस तरह से इसको कई बार पंचकोटि के मानव भी कहते हैं। 5 वैरायटी के मानव हैं, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। और ये जर्नी है, ये जरूरी नहीं है कि हर पशु मानव को राक्षस मानव में आना पड़े, एक ट्रांजिशन डायरेक्ट मानव में पशु और राक्षस से इधर हो सकता है। यहाँ पे ये दया में है कि जिसकी पात्रता हो और वस्तु ना हो, हाँ। दया। तो यहाँ पे वस्तु है, वो भौतिक वस्तु के बारे में बता रहे हैं या ज्ञान के बारे में, अध्ययन के बारे में? दया का मतलब, क्योंकि यदि उसकी वस्तु है, ये तो कृपा में चला जाएगा, है ना। पात्रता है ना, और वस्तु नहीं है, इसको दया कह रहे हैं। पात्रता है और वस्तु नहीं है। अब वस्तु कौन कौन सी हो सकती है? तो प्रधान रूप में पात्रता माने ज्ञान का पात्र है। कौन सी वस्तु नहीं है? ज्ञान रूपी वस्तु नहीं है, तो उसको संयोग करा दिया श्रेष्ठ व्यक्ति के पास। जिज्ञासु है कोई, पात्रता क्या है? जिज्ञासा। यदि जीवन के रूप में देखेंगे तो पात्रता क्या है? जिज्ञासा। उसको शिविर में भेज दिया,
तो ज्ञान रूपी वस्तु को उपलब्ध करा दिया। ज्ञान रूपी वस्तु भी हो सकती है और भौतिक वस्तु भी, दोनों वस्तु हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान भी एक वास्तविकता है, भौतिक वस्तु भी वास्तविकता है। बढ़िया। ये वस्तु है, पात्रता नहीं है। अब ये बड़ा इसमें उसके जीवन के चेतना का विकास करना पड़ेगा, तो वो वस्तु का सदुपयोग करने योग्य हो जाएगा। अपने को जांच सके। हाँ, मैं कहाँ हूँ ये जांचना है, हमारे लिए है ना। तो हम नहीं तो हम दूसरों पे लेबलिंग शुरू कर दी, अच्छा तुम पशु मानव हो, तुम हाँ, है ना। तो देखिए उसमें जो स्वभाव दिया है वो दीनता प्रधान पशु मानव में कहा है ना। तो हमारी प्रवृत्ति और हमारा जो व्यवहार है उसके आधार से ही ये दिखता है कि ये दीनता की प्रवृत्ति हमारी है कि नहीं। जैसे हम कई बार वो बोलचाल में बोलते ही हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। जैसे अध्ययन को ही लेंगे, है ना। अध्ययन के लिए बहुत सारे लोग मेरे लिए बाधा है, तो उसको जांचना है कि वो दीनता की प्रवृत्ति है कि नहीं। मतलब अपने सुख के लिए मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हूँ, है ना। तो ये जो मैंने तो ये मोटा उदाहरण एक लिया, मतलब वरना हमारे जो बोलचाल की जो हमारी रूटीन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इसके कारण मैं ये नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, और पूरी ज़िंदगी हमारी इसमें चली जाती है। तो ये पूरा दीनता वाला प्रवृत्ति है। मेरे सुखी होने के लिए मैं काफ़ी हूँ और मेरा सुख मेरे पास ही इंश्योर है, मैं सुखी हो ही सकती हूँ या हो ही सकता हूँ, उसके लिए कोई बाधा रूप है ही नहीं। जैसे हम लोगों ने परिचय शिविर में सुना था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, तो मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो फिर ये निर्भरता क्यों कि दूसरों के कारण मैं दुखी हूँ वाला, है ना। तो ये पता चलता है कि ये दीनता की प्रवृत्ति नहीं जाती है। तो पूरी डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना है। लगभग हमारी प्रवृत्तियाँ यही रहती है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो दूसरे के कारण नहीं है। जैसे हम जब तय कर लेते हैं, बहनों के लिए उदाहरण जल्दी दे पाऊंगी क्योंकि मैं जो करती हूँ उस चीज़ को बहुत जल्दी जोड़ के बता सकती हूँ। दीपावली आ रही है और हमको काम करना है घर की सफाई का, तो समय तो यही है ना, कर लेते हैं ना साथ में, है ना। आप करवाते भी है, लेकिन आपका सहयोग मिलता है है ना, लेकिन हो जाता है ना, वो सहयोग ले भी लेते हैं। तो अध्ययन के लिए समय निकालना है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कम करनी है ना, सफाई करने से एक्स्ट्रा एक्टिविटी थोड़ी निकाल देते। वही तो मतलब वो समय नियोजन हो जाता है अगर मैं तय करूँ तो। मैं वो बोलना चाहती हूँ, है ना। वो मैं तय करूँ तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो जो दीनता की जो परिभाषा दी है उनको हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान जाएगा कि कितनी सारी चीज़ों में हम अभी दीनहीन होके रह रहे, है ना। हीनता को क्या कहा, विश्वासघात। अब हमको लगता है कि कोई विश्वास तोड़ेगा, इसी को विश्वासघात कहते हैं। यहाँ पे विश्वासघात क्या कहा, क्या परिभाषा है, जिससे जिस आचरण की उम्मीद है उससे अलग व्यवहार करना। एक मानव का मानव के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए, संबंधों में न्यायपूर्वक जीना। तो हम किस संबंध में किस दिन इस तरह से जी पाते हैं। तो विश्वासघात रोज़ होता है और बार बार होता है, हम ही करते हैं। उसके लिए कोई अलग मानव को इसमें उदाहरण रूप में रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी जो है वो अपनी प्रवृत्तियों पे ध्यान आकर्षण हो रहा है। तो जिस आचरण की मुझसे अपेक्षा थी कि मैं न्यायपूर्ण जीऊँ संबंधों में, वहाँ पे मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार विश्वासघात कर ही रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हीनता जो है वो दोनों के लिए लिखा है। लेकिन दीनता और ख़राब स्थिति है, जैसे भैया ने कहा कि वो राक्षस मानव है, एटलीस्ट वो अपना जो सुख है वो खुद तो एंश्योर कर रहा है, भले ही दूसरों को वो करके। लेकिन पशु मानव की स्थिति और ख़राब है ना। तो ये अपनी प्रवृत्तियों को देखना है और उन प्रवृत्तियों पे ध्यान जाने से जैसे जैसे सूचना मिलेगी उन प्रवृत्तियों में परिमार्जन आएगा।
तो ये जो दीनता की जो स्थिति है वो धीरे धीरे हम उसमें से बाहर निकलेंगे। दीदी ये लाभ है ना यहाँ पे शेयर बाजार वाला करते हैं, तो उससे तो समृद्धि नहीं बनेगी ना। अभी ये बढ़िया है। देखो अभी जो है, जो मेन फोकस करना है अभी भाव वाले पक्ष पे। अभी ये जो धन का जो अभी डिजाइन है, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है, अभी ऐसे ही चलने दो, क्योंकि ये बड़े डोमेन में तय होगा, बहुत सारे चीज़ें उसमें लिंक्ड हैं, है ना। जीडीपी डाउन हो जाएगी सीधा। जी भैया है अभाव। हाँ भैया उत्पादन से अधिक उपभोग है। देखिए उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, दीनता दो जगह से आ रही है। दीनता का मतलब है कि हम अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु हम आश्रय प्रवृत्ति क्यों ले रहे हैं, है ना। जैसे अब ये दो तरह से आएगी। मेरे पास 10,000 की इनकम है और मेरे को उपभोग करने की इच्छा है 20,000 की, तो अब दूसरे पे आश्रय प्रवृत्ति, भैया कोई दे दो यार, यहाँ से आ रहा है। ये जो इच्छा ही है, मानसिकता का गेम है। तो मेरे को अभाव लगता रहता हमेशा, क्योंकि मैं उपभोग ज़्यादा करना चाहता हूँ। जा सकता हूँ मैं ट्रेन से, लेकिन मेरा मन करता है प्लेन से जाना, उसके पैसे नहीं हैं। ये जो मेरी मानसिकता है, जितना मैं उत्पादन से मेरे पास जो आ रहा है धन, उससे अधिक का मैं उपभोग और उपयोग करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा बनी रहती है मेरे में। इसका नाम है अभाव। इच्छा ही तो अभाव है, सारा अभाव मानसिकता है। मुझे लगता है मेरे पास कम है और उसको मैं चाहता हूँ तुम पूरा करो, बस। इच्छा नहीं होगी तो क्रिया होगी नहीं ना। जीवन में पहले इच्छा होना जरूरी है। इच्छा ही अभाव है, अधिक उपभोग करने की इच्छा। कर पाओ नहीं कर पाओ तो देगा नहीं दूसरा, तो कर ही नहीं पा रहे, लेकिन अभाव में जी रहे हैं लगातार। ये है दिक्कत। हाँ, अब दूसरा है अक्षमता, है ना। तो अभाव दो ढंग से, इच्छा अनुसार बौद्धिक कार्य व्यवहार क्रिया को ना कर पाना अक्षमता है। इसके दो कारण हैं। या तो अब बीमारी है, भाई शरीर में रोग है, हम खेती कर सकते थे, अच्छे टेक्नीशियन हो सकते थे, एक जॉब कर सकते हैं, लेकिन अब शरीर में प्रॉब्लम है, तो या तो रोग से आ रही है, या फिर अजागृति है, ज्ञान नहीं है मुझे करना क्या है, कैसे करना है। ये दो ही कारण बनेंगे अक्षमता के। अभाव में जो आलस्य और प्रमाद दिया ना, हाँ, उसको भी देखना पड़ेगा। वो अजागृति बस है। हाँ। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, प्राप्ति, हाँ, ये सब वो है। तो आलस्य और प्रमाद की परिभाषा 75 नंबर के पेज पे दी ही मिलेगी। बढ़िया। ये छल कपट दंभ पाखंड की भी गजब परिभाषा है, हाँ, है ना। ये सब हम करते रहते हैं। मतलब किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है, और जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। यानी मेरी कैपेसिटी नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो वो प्रमाद है। लेकिन पता है कि यही सही है और फिर भी नहीं हो रहा है, ये आलस्य है। भैया दर्शन में काफ़ी जगह पे ये कुछ शब्द जो है ऐसे मेंशन किए, प्रिया प्रिय, प्रिय प्रिय, हाँ प्रिया, अच्छा हित प्लस अहित, हिता हित, अच्छा ऐसे जोड़ दिया है। लाभा लाभ, लाभ प्लस हानि, अलाभ माने हानि, हाँ हाँ लाभ अलाभ। ओके भैया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि अभी अपराध का जो परिभाषा है तो इसमें लिखा है परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। बट अभी समाज में हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को हम लोग अपराध बोलते हैं, जैसे कि कोई पदार्थ का नुकसान करना, या जैसे रोड बनी है और रोड में किसी ने खड्डा खुदवा दिया तो वो भी एक तरीके से अपराध ही हो गए। तो परपीड़ा मतलब दूसरों को परेशान कर रहे हैं ना। जिसने श्रम लगाया था, मेहनत की थी, उसको आपने तोड़ दिया, इससे पीड़ा हुई कई लोगों को। अच्छा अच्छा, परपीड़ा कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा हाँ, अभी मज़ेदार बात कर रहे हैं। देखो, दो तरह की क्रूरता है।
ये जो परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ात्मक जो काम कर रहा है वो तो है अपराधात्मक क्रूरता। उसको प्रतिकार जो कर रहा है ना, माने उसको अपराध को जो अपराध से रोकना है वो भी हिंसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जैसे एक ने गलती की, हमने उसको जेल में डाल दिया, ये भी प्रतिकारात्मक अपराध है, हिंसा है ये। हाँ, अब ये तो मुझे पता ही है, वो तो मुझे बोलने से पहले ही पता है उत्तर आने वाला है। तो करना क्या है? सुधार। जेल अभी ट्रेनिंग सेंटर है, छोटा अपराधी जाता है, बड़ा अपराधी बन के वापस आता है। उसको करना है सुधार, उसको सज्जन लोगों के साथ रखना है। हम अपराधियों के बीच में रख रहे हैं उसको। नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे कैसे करेंगे, अभी उसमें मत जाओ कहीं और चले जाएंगे। अभी कैसे करेंगे अलग बराबर है सर, लेकिन लातों के भूत लातों तो बात से नहीं मानते। हमारा बेटा लातों का भूत, मैं तो लातों का भूत नहीं हूँ, बाकी सब लातों वाले भूत हैं भैया। सब में यही तो है, इसलिए जीवन ज्ञान होना पड़ेगा। हम सभी सुधरना चाहते हैं, ये पहचानना पड़ेगा। बात, कोई बच्चा तो अपराधी पैदा होता नहीं है 9 महीने का जब निकलता है पेट से। कौन अपराधी बना रहा है? वो वातावरण कैसे सामाजिक ठीक किया जाए, ये सब थोड़ा गहरा चिंतन करना पड़ेगा इसमें, मुझे पता है। इसलिए मैंने जानबूझ के छेड़ा है और छोड़ दिया उसको। लेकिन जेल का नामकरण बदलेगा, सुधार गृह होना पड़ेगा, वहाँ शिविर चलाने पड़ेंगे जेल में, नहीं तो कैसे होगा? है, हाँ, दिल्ली में है ना, आज रखा है किसने? अच्छा, तो देखो ये किरण बेदी ने विपස්සना चलाई, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। हम लोगों ने भी बिलासपुर में, साधन भाई ने बिलासपुर जेल में काम किया, मज़ेदार घटना है। जेल में काम हुआ तो अपराधियों में परिवर्तन आया। तो बाबा ने कहा जेलर से बात करो, यदि ये जो सुधर जाएंगे उनको छोड़ो। छोड़ने का प्रोविज़न है, बोले छोड़ने का प्रोविज़न तो कानून के तरीके से, बोले बंद कर दो प्रोग्राम, क्या फ़ायदा। तो हम अच्छे आदमी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे अपराधी हैं, ब्रेड, मतलब आप कल्पना, बड़े अपराधी तो खुले ही छूटे रहते हैं। तो फिर क्या है, मतलब आपको सब पता है। हाँ, मतलब मेन काम होना है अभी। विरोध, इसलिए बाबा कह रहे हैं गलती की गलती नहीं करना है, ना गलती का विरोध करना है, ना गलती को गलती से रोकना है, ना गलती, विरोध पर विजय, गलती में सुधार करने की योग्यता पैदा करनी है। क्योंकि कोई भी जानबूझ करके गलती नहीं कर रहा है, इसलिए सुधार कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। इसका माने हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अभी देखो ये जो अपराध है ना, परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ात्मक, ये कम पढ़े लिखे ज़्यादा कर रहे हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे? पॉल्यूशन किससे ज़्यादा हो रहा है? इसका मतलब हम शिक्षा में फेल हैं। उसमें काम करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो उसको ठीक बात है, उसकी सही इच्छा हम पैदा नहीं कर पाए उसमें। भैया है हाँ, माइक लो। हर किसी को आसानी से समझ में आए, इसीलिए माता और बेटे का एग्जाम्पल, माता डांटना और प्यार करना साथ साथ करती है, तो हमने कोई भी आसपास गलत है तो उसके साथ वैसे ही डांटना भी प्यार करना है। हाँ, बस तो डांट ही नहीं रही, प्यार ही प्यार कर रही है। हाँ, कहाँ डांट रही है माँ, है ना। तो सुधार के लिए जो कुछ भी ध्यान आकर्षण करा रहे हैं वो कोई दिक्कत ही नहीं है, करना ही है। भैया ये पात्रता जो है उसकी जो परिभाषा पड़ी लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो उसको और समझाइए। और दूसरा, पात्रता मेरे अंदर बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको कैसे जांचना है? बहुत बढ़िया। वो दोनों, पात्रता का मतलब है पात्र, ग्रहण क्षमता। तो कैसे पता लगता है? पहली पात्रता है सुन पाना, हम सुन ही नहीं पाते हैं। क्यों? अंदर ही अंदर हमारा पुराना विचार उसको गड़बड़ाता है। तो अब धीरे धीरे अभ्यास आएगा, विचार को बोलेंगे यार ये तो सूचना है ना मेरे पास, कौन सी छुड़ा तो नहीं रहा है कोई, इसको बाद में देखेंगे। तो ठीक से सुन पाना पहली पात्रता है। फिर नई सूचना के प्रकाश में ऑब्जर्वेशंस को ले पाना, उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारी लर्निंग में। तो दूसरी पात्रता है विचार कर पाना उसमें। देखो मज़ेदार चीज़ है, धीरे धीरे आप पाओगे एक ही सूत्र पर आप आंख बंद करके आधे घंटे टिक पा रहे हैं, उस पर विचार कर, तब वो
निष्कर्ष आएगा, आसानी से आने वाला नहीं है, सब बहुत टफ है निष्कर्ष, है ना। जैसे अपन ने बोलने को तो बोल दिया कि भाई गलती को, उस वाले को, अपराधी को जेल में नहीं सुधार में डालना, अब इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो कितनी देर हमारे में एकाग्रता कितनी, आप धीरे धीरे पाओगे स्थिर। अभी तो हमारा तो 30 सेकंड वाला डिजाइन आ गया ना रील की, उसके आगे विचार टिकते ही नहीं है। तो अपने साथ स्थिर होकर उन पर विचार कर पाना, दीनता का मतलब क्या है, क्या वास्तव में दीनता यही है, इस पे अपने को मनन करना पड़ेगा। और मनन का मतलब है किसी एक विचार पर लंबे समय तक टिक के उस पर विचार कर पाना, हमारा भटकेगा ही नहीं मन। इसमें आप पाओगे ध्यान अपने आप होने लगता है। अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं उसमें हम सांस और इन सब पे ध्यान कर रहे हैं, इन जो सच्चाइयों पे ध्यान देना है। तो ये जो सूत्र के रूप में सच्चाई आई उस पर आपका मनन चलेगा, ये ध्यान, और फिर एक बार ध्यान चला गया तो ध्यान बना ही रहेगा, ऐसी प्रक्रिया है। भैया जो क्रूरता की बात की वो राक्षस मानव है, उससे बड़ा है। इसीलिए कानून में अपराधी जिसने मर्डर किया और जिसने सुपारी दी, सुपारी देने वाला ज़्यादा बड़ा अपराधी है। और समझो कि कानून गए कोर्ट में, हाँ, बराबर, पैसों की वजह से वो अच्छा न्याय नहीं होने पाया, हाँ, तो न्यायाधीश उससे भी बड़े अपराधी, तो उसमें कहाँ डाउट है। सबसे अधिक पैसा अभी पॉलिटिशियंस, उसके बाद जजेस के पास है। अभी देखो, अभी तो पकड़ा गया था, बोरे मिले भाई, तो उसको बेचारे ने आग लगा दी, जल ही नहीं पाया, इतना पैसा है, ये पता है ना। इसलिए बोलते हैं न्याय व्यवस्था में गड़बड़ है। ले लो, देखो तो मोबाइल का उपयोग ठीक से करो। ये सब न्यूज में है भाई, कितने लोगों को पता है, ये देखो। हाँ, वो जज पकड़ा गया, वो सुप्रीम कोर्ट का था कि हाई कोर्ट का था? सुप्रीम कोर्ट का, बताइए। उसको अभी हाई कोर्ट में डाला। नोटों की बोरी, कई बोरी रखी हैं, क्या करोगे। समीचीन माने निकट है, आसपास, एकदम पास में ही है। बढ़िया। देखो धन की आवश्यकता, जैसे देखो अभी ये इन्होंने उपलब्ध करा दिया है ना, गोविंद भाई ने। तो धन माने साधन, धन के आगे सा छुपा हुआ है, साइलेंट है। जैसे साइकोलॉजी में पी नहीं बोलते ना, नॉलेज में के नहीं बोलते, कनऊ लद गए, ऐसा हम लोग याद करते थे पहले बचपन में ना, नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो नॉलेज में के साइलेंट, धन में साधन साइलेंट है, सा है वो। तो साधनों की ज़रूरत है किसी भी व्यवस्था को लाने के लिए, तो धन तो चाहिए, साधन तो लगेंगे, है ना। तो इसलिए धन बल कामना, उसका उद्देश्य क्या है, व्यवस्था, है ना, धर्म प्रधान, न्याय प्रधान। तो इसलिए धन, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परंपरा कह रही जो पैसे के लिए जा रहा है वो तो आदमी गलत है ना, वो तो भक्ति की बात कर रही ना। इसलिए वहाँ भिक्षा लेकर के, देखिए बाबा जी ने पूरा ज्ञान के जो धारक वाहक हैं उनको बदल दिया। परंपरा में कोई भी साधु काम नहीं करता है, वो दूसरों के आश्रित हो गया ना, वो दीनता में चला जा रहा है। इसीलिए उसको सुनना पड़ता है, जो महाजन लोग जो दान दे रहे होते हैं, बहुत कुछ उनको उनके लिए बोलना पड़ता है। यहाँ पे बाबा जी ने कहा जो ज्ञानी है वो अपने स्वावलंबन के साथ ज्ञान देगा, तो ही उसका वर्चस्व है ना। तो एक तो ये हो गया, तो साधनों की ज़रूरत लगेगी ज्ञानी को भी, स्वावलंबी होके करना पड़ेगा, तो धन चाहिए। फिर जनबल, जनबल माने जैसे आपने कहा कि अजय भाई अभी इसको फैला, कई लोग लगेंगे ना जो इसको लेके जाएंगे समाज में, तो एक जनबल चाहिए, हमें लोगों का बल चाहिए, कई लोगों का साथ चाहिए। किसके लिए? व्यवस्था को लोक व्यापीकरण करने के लिए, फिर व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। और यश बल चाहिए कि व्यवस्थित लोगों का दूर दूर तक सम्मान हो। अभी कहाँ हो रहा है? जो अच्छा काम कर रहा है उसका सम्मान, किसको मंच दे रहे हैं हम? तो धीरे धीरे मंच भी उन तक जाएगा, वही मंच पे मंचासीन होंगे धीरे धीरे। व्यवस्था का मतलब है कि आप, मंच का मतलब क्या है? उनको हम सम्मान करेंगे, ऐसा जीना चाहिए। अभी हम पैसे वाले को बिठा रहे हैं, तो हमें पता है कुछ भी जोड़ तोड़ करके ये किसी पावर में आ गया, उनको हम मंच दे रहे हैं। धीरे धीरे आचरण से जीने वाले लोगों को मंच मिलेगा, उसका नाम है यश। तो अभी जो भी सिस्टम है अमानवीयता को पोषण कर रहा है, पात्रता के आधार पर नहीं है, अमानवीयता का पोषण कर रहा है। मानवीयता से जीने वाले लोगों का सम्मान नहीं है, उसी का नाम है मानवीय व्यवस्था।
जो मानवीय आचरण के साथ हैं उनको हम सम्मानित कर पाएँ, है ना, तभी लोग इंस्पायर भी होंगे उनसे, नहीं तो क्यों इंस्पायर होंगे। नहीं तो हम सब एक्टर एक्ट्रेसेस से इंस्पायर्ड हैं, क्या है उनकी ज़िंदगी में, बैंड बजा हुआ है, उसी को हम कर रहे हैं। तो हम यस किसका हो रहा है? यस तो गलत लोगों का है अभी, तो यस बल तो सही लोगों का यस होना चाहिए। तो तीनों चाहिए मानव को, धन बल, यस बल तो देव मानव का लक्षण है, वो फिर यस के लिए काम करता है कि लोग इंस्पायर हों, ऐसा जिया जा सकता है, मैंने जी के देखा है, ये जीने योग्य है, इसको कह रहे हैं यस। फिर फाइनली उपकार है। तो धन बल, जन बल, यश बल ये महत्वपूर्ण है व्यवस्था की स्थापना के लिए, पॉजिटिव काम है, मानवीय विषय है। बढ़िया, तो ब्रेक कर दें। तो कितने पेज पहुंचे अपन? 20। आज अपन 30 करना है अपने को, है ना, ठीक। और फिर आगे 15 पढ़ना भी है, दोनों काम करने हैं। चलो 3 बजे मिलते हैं।